किंतियान के बोलने के बाद कई मेहमान हैरान दिखे। पूर्णिमा भोज में शामिल होने वाले ज्यादातर लोगों के किंतियान के साथ अच्छे संबंध थे और वे उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ जानते थे। उसकी पत्नी डू तियानतियान 20 साल से ज्यादा समय के बाद अपने माता पिता से मिल रही थी, जो पहले से ही एक बहुत ही प्रसिद्ध विषय था। अब किंतियान को अचानक जैविक माता पिता कैसे मिल गए? क्या वह बचपन से हुआंगान काउंटी में नहीं रहता था? कई लोग उलझन में दिखे। हालांकि भीड़ में कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को ये खबर पहले से ही पता थी। उदाहरण के लिए शर्त, विक्रम, झांग जिनिंग और सुपरिवार। शर्त, विक्रम और झांग जिनिंग किंतियान के लिए वाकई खुश थे जब उन्होंने ये खबर सुनी और उसे उसके जैविक माता पिता मिलने पर बधाई दी। जहां तक सुपरिवार की बात है, उन्होंने हमेशा किंतियान को राम्या की संतान के रूप में प्यार किया था और अब जब उन्हें अचानक ये खबर पता चली तो वे बहुत असहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार अब जबकि किंतियान को अपने जैविक माता पिता मिल गए थे, सुपरिवार के साथ उसका खून का रिश्ता नहीं रहा। लेकिन सबने इतनी सच्ची भावनाएं रखी थी, उसे आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता था? जब किंतियान ने उन्हें ये खबर सुनाई तो उसने सुपरिवार से गंभीरता से वादा किया था। उसने उस समय कहा था, दादाजी, दादी, बड़े चाचा, दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, भले ही मैं रम्या का बेटा न हूं और आपसे मेरा कोई खून का रिश्ता न हो, मैं हमेशा आपको अपने परिवार की तरह मानूंगा। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने जैविक माता पिता मिल गए हैं। उस समय किंतियान के शब्दों ने प्रिया और अन्य लोगों को रुला दिया। किंतियान ने सुपरिवार की इतनी मदद की थी, अगर वह सुपरिवार को किनारे करना चाहता तो सुपरिवार के पास कहने को कुछ नहीं होता। लेकिन किंतियान ने ऐसा नहीं किया। प्रिया और अन्य लोगों के प्रति उसका रवैया बिल्कुल पहले जैसा ही था। इससे सुपरिवार को गहरा सदमा भी लगा और थोड़ा कड़वा भी। स्वर्ग ने इतने अच्छे किंतियान के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जिससे वह अचानक किसी और का बच्चा बन गया? उस समय एक दुर्घटना हुई थी और मैं 20 साल से ज्यादा समय तक अपने माता पिता से अलग रहा और मुझे गोद लिया गया था। अब मैं आखिरकार अपने जैविक माता पिता से मिल गया हूं, इसलिए मैं ये खुशखबरी सबके साथ साझा करना चाहता हूं। किंतियान ने संक्षेप में कुछ शब्द समझाए, फिर झांग होंगलेई, वांग यांजू और झांग नियांचेन को बुलाकर उनका सभी से परिचय कराया। झांग परिवार को ध्यान से देखने के बाद सभी ने पाया कि किंतियान वास्तव में झांग होंगलेई से 6 या 7/10वें हिस्से जैसा दिखता था। पिता और पुत्र की एक जैसी शक्ल ने तुरंत सभी के मन के संदेह दूर कर दिए। ये देखकर मेहमानों ने झटपट किंतियान को उसके जैविक माता पिता मिल जाने पर बधाई दी। एक जीवंत दौर के बाद पूर्णिमा भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। नन्हे के रान को नानी ने वापस सुला दिया, जबकि किंतियान और डू तियानतियान मेहमानों की आवभगत में व्यस्त थे। इस बार डू परिवार के केवल 2 भाई, डू यानलिन और डू यानशु ही आए थे। डू जियानजुन और डू झेंगटिंग उस समय महत्वपूर्ण सैन्य कर्तव्यों में व्यस्त थे और कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे इस बार पूर्णिमा भोज में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा गु किंगचेंग पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रही थी, इसलिए डू यानशु ने उन्हें लंबी दूरी तय करके साथ आने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार गु किंगचेंग भी अब 4 महीने से ज्यादा की गर्भवती थीं। हालांकि इस बार डू यानलिन अपनी मंगेतर ली वानकिंग को साथ लाए थे। ली वानकिंग बोवेन बायोमेडिकल के विशेष सहायक ली हैं और सच कहूं तो डू यानलिन के साथ उनके होने में किंतियान की अहम भूमिका रही। आखिरकार उस समय उन्होंने इतने सारे चिकित्सा उपकरण और यंत्र डिजाइन चित्र दिए थे और यह डू यानलिन ही थे जिन्होंने उनकी ओर से उन्हें ली वानकिंग और जू मिंगलान तक पहुंचाया। उन्होंने उन्हें मिलने के कई अवसर प्रदान किए। अब डू यानलिन और ली वानकिंग की सगाई हो चुकी है और अक्टूबर में उनकी शादी होगी। इस बारे में बात करते हुए वह पहले से ही डू परिवार का आधा हिस्सा मानी जाती हैं। किंतियान के साथ पिछले सहयोगी संबंधों के साथ वह इस बार लिटिल के रान के पूर्णिमा भोज में शामिल होने के लिए डू यानलिन के साथ आई थीं। पूर्णिमा भोज दोपहर 3 बजे तक चला और किंतियान और डू तियानतियान द्वारा मेहमानों को विदा करने के बाद फुयुआन शांत हो गया। बटलर वांग ने लोगों को भोज कक्ष की सफाई करने के लिए प्रेरित किया। दूसरी ओर किंतियान बैठक कक्ष में डू परिवार और झांग परिवार के साथ बातें करते हुए बैठे थे। डू यानलिन, ली वानकिंग और डू यानशु सभी के पास काम था और केरान के पूर्णिमा भोज में शामिल होने के बाद वे बीजिंग लौटने के लिए तैयार थे। इस बार वेन लिजुन उनके साथ चली गईं। वह 1 महीने से ज्यादा समय से हुआंगान काउंटी में डू तियानतियान और केरान की देखभाल कर रही थीं और उन्हें घर की याद आने लगी थी। किंतियान ने कल उन्हें खुद विदा करने की योजना बनाई थी। इसके बाद वह डू तियानतियान और केरान को जिंग शहर ले जाएंगे। आखिरकार वे झांग परिवार से फिर मिल गए थे और उनके घर के बारे में न जानना बेमानी होगा। ली वानकिंग आए और उन्होंने बोवेन बायोमेडिकल कंपनी की मौजूदा स्थिति किंतियान को बताई। आखिरकार किंतियान के पास अब बोवेन बायोमेडिकल के 45% शेयर हैं, जो उन्हें एक छोटा मोटा बॉस बनाता है। कंपनी के विकास की जानकारी स्वाभाविक रूप से किंतियान को स्पष्ट रूप से दी जानी थी।
पिछले 6 महीनों में जब से हमने आपके द्वारा दिए गए चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों का उत्पादन शुरू किया है, हमारे बोवेन बायोमेडिकल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास प्रतिष्ठा हासिल की है। वर्तमान में अध्यक्ष झू ने देश भर के 13 शहरों में शाखाएं स्थापित की हैं और कई शहरों के अस्पतालों के साथ साझेदारी की है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने हमारे चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए लोगों को भेजा है। जब ली वानकिंग ने किंतियान को इन स्थितियों के बारे में बताया तो उनका चेहरा गर्व और खुशी से भर गया। आखिरकार पहले उन्हें विदेशों से चिकित्सा उपकरण आयात करने पड़ते थे, लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई है। विदेशी देश ही उनकी कंपनी द्वारा उत्पादित चिकित्सा उपकरण खरीदना चाहते थे। ये कहा जा सकता है कि किंतियान द्वारा प्रदान की गई तकनीक न केवल चीन में बल्कि दुनिया भर में उन्नत है। ये बहुत बढ़िया है। मैं जियांग शहर में बहुत दूर हूँ, इसलिए मुझे अध्यक्ष झू और विशेष सहायक ली को कंपनी के मामलों में और अधिक प्रयास करने के लिए परेशान करना होगा, किंतियान ने विनम्रता से कहा। ली वानकिंग ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं अध्यक्ष किन, कृपया इतने विनम्र न हो। वैसे कृपया पिछली तिमाही के लाभांश की पुष्टि कर लें। ये कहते हुए उन्होंने अपने हैंडबैग से एक दस्तावेज निकाला और किंतियान को दे दिया। किंतियान उनकी पेशेवरता देखकर हैरान रह गए और उन्होंने दस्तावेज लेकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। बोवेन बायोमेडिकल हर तिमाही में किंतियान के हिस्से का लाभांश उनके खाते में ट्रांसफर करता है। पहली 2 तिमाहियों में राशि धीरे धीरे बढ़कर क्रमशः 50 लाख और 13 लाख हो गई। इस बार लाभांश की आय देखकर किंतियान थोड़ा हैरान हुए। इस तिमाही का लाभांश वास्तव में 37 लाख युआन था। वृद्धि दर बहुत तेज थी। जैसे ही किंतियान दस्तावेज देख रहे थे, उनके बगल से अचानक एक आवाज़ आई, वाह, इतना सारा पैसा। किंतियान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह झांग नियांचन थी। इस समय उन्होंने अपना मुंह ढांक लिया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा सदमे से भर गया। उसके हाव भाव देखकर किंतियान ने बेबसी से अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर उस छोटी बच्ची को पता चलता कि उसके और भी ज्यादा मुनाफे वाले कारोबार हैं तो शायद वह दंग रह जाती। भाई, मुझे अचानक एहसास हुआ, तुम कितने अमीर हो। झांग नियांचन किंतियान के पास बैठ गया, हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया और प्यार से बोला, मेरा सगा भाई वाकई बहुत अमीर आदमी है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। झांग नियांचन की बाह थामे किंतियान को ऐसी आत्मीयता की आदत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्रशंसा और गर्व के भाव देखकर किंतियान की आंखों में भी मुस्कान आ गई। दस्तावेजों को एक तरफ रखते हुए किंतियान ने ली वानकिंग के साथ बोवेन बायोमेडिकल के भविष्य के विकास की दिशा पर बातचीत की। शाम को सभी ने साथ मिलकर एक शानदार डिनर किया। अगले दिन किंतियान ने वेन लिजुन और उसके समूह को विदा किया। उनके जाने के बाद किंतियान और डू तियानतियान के रान को पकड़े हुए झांग परिवार के साथ जिंग सिटी जाने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस बार वे कितने दिन रुकेंगे, किंतियान ने शरत और विक्रम को बुलाया, उन्हें कुछ निर्देश दिए और उन्हें तियानशिंग इलेक्ट्रिक और तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर कड़ी नज़र रखने के लिए कहा। शरत और विक्रम तुरंत सहमत हो गए। तियानगे, चिंता मत करो, इस बार जब तुम जिंग सिटी जाओ तो कुछ समय और अपने परिवार के साथ रहो और उनके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाओ। जियाओ ये और मैं यहाँ घर का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे सुकून है। किंतियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जहां तक किरिन डेली केमिकल की बात है, उसने किन यू और हान योन को भी बुलाया और उन्हें कंपनी का अच्छा प्रबंधन करने के लिए कहा। अपने काम को ठीक से व्यवस्थित करने के बाद किंतियान और बाकी लोग आखिरकार जिंग सिटी के लिए रवाना होने के लिए तैयार थे। हुआंगान काउंटी जिंग सिटी से 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, जो ज़्यादा दूर नहीं है। सभी लोग सुबह नाश्ते के बाद निकल पड़े और दोपहर तक पहुंच सकते थे। इस बार किंतियान, डू तियानतियान और जियाओ के रान के साथ जिंग सिटी जाने वाले लोगों में झांग परिवार के 3 सदस्यों के अलावा झांग कियान, लियू जियानचुन और जो मिंगक्सिया, ये 3 अंगरक्षक भी शामिल थे। लू हुई की बात करें तो चूंकि वह अंगरक्षक दल का कप्तान था, इसलिए किंतियान ने उसे फुयुआन के प्रबंधन में बटलर वान की सहायता के लिए पीछे रहने को कहा था। सड़क पर 2 तियानशिंग ऑटोमोबाइल चल रही थीं, एक में किंतियान, डू तियानतियान और झांग नियांचन बैठे थे और झांग कियान गाड़ी चला रहा था। दूसरी कार में झांग होंगलेई, वांग यांजू, लियू जियानचुन और जो मिंगक्सिया सवार थे। गनीमत रही कि तियानशिंग ऑटोमोबाइल में एयर कंडीशनिंग लगी थी, वरना चिलचिलाती गर्मी में यात्रा करना बेहद असुविधाजनक होता। फिर भी किंतियान अभी भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि कहीं डू तियानतियान को कार में उल्टी तो नहीं हो जाएगी। इस समय वह जियाओ के रान को अपनी बाहों में लिए हुए था, डू तियानतियान को चिंता से देख रहा था और उससे पूछ रहा था कि उसे कैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी असुविधा है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। डू तियानतियान ने किंतियान को देखकर मुस्कुराया। उसे लगा कि दूसरी कारों के मुकाबले तियानशिंग ऑटोमोबाइल में सवारी करना ज़्यादा आरामदायक है। तो फिर अच्छी बात है। तभी किंतियान को थोड़ी राहत मिली। भैया भाभी, आपका रिश्ता कितना अच्छा है।
झांग न्यानचेन ने पैसेंजर सीट पर बैठकर दोनों को घूरते हुए अपनी आंखें ईर्ष्या से भर लीं। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी भविष्य में भैया जैसा अच्छा आदमी मिल जाएगा। तुम अभी कॉलेज में हो, इसलिए अभी रिश्तों के बारे में मत सोचो। ये सुनकर किन तियान झांग न्यानचेन से कहने से खुद को रोक नहीं पाए। इस जमाने में महिलाओं पर बहुत ज्यादा दबाव था, अगर कोई शादी से पहले गर्भवती हो जाए तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर झांग न्यानचेन हंसी के मारे लोटपोट हो गई। भैया, तुम सच में एक अच्छे और योग्य भाई हो, तुम मुझे अभी से अनुशासित करने लगे हो। किन तियान ने बेबसी से अपने होंठ सिकुड़े। मुझे डर है कि तुम धोखा खा जाओगे, आखिरकार बाहर बहुत से गैर जिम्मेदार आदमी हैं। भैया, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। झांग न्यानचेन ने किन तियान को एक चमकदार मुस्कान दी और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। दू तियान एक तरफ बैठी भाई बहनों के बीच की बातचीत देख रही थी, उसके होठों पर मुस्कान थी। वह सोचती थी कि किन तियान थोड़ा अकेला है, विनीत और किनलू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जब से उसके दो बड़े भाई थे, दू तियान को लगता था कि भाई बहन होना वाकई बहुत अच्छा है। अब किन तियान की एक छोटी बहन भी थी, वह भाई बहन के स्नेह के बंधन को भी महसूस कर सकता था। रास्ते में झांग न्यानचेन की बकबक सुनते हुए आखिरकार दोपहर 3 बजे कार झांग परिवार के आंगन के गेट के सामने पहुंची। कार के स्थिर रुकने के बाद किन तियान और बाकी लोग कार से बाहर निकले। अपने सामने 2 मंजिला आंगन को देखकर किन तियान खुद को उसे कुछ बार और परखने से रोक नहीं पाया। क्या यही वह जगह थी जहां उसका जन्म हुआ था? मानो किन तियान के दिल में संदेह को देखते हुए झांग होंगलेई पास आए और किन तियान से कहा, ये घर कुछ साल पहले ही बना है, हमारा पुराना घर भी देहात में है। जब बाद में हमारे पास समय होगा तो मैं आपको और तियान तियान को पुराना घर दिखाने ले चलूंगा। हम किन तियान ने हल्के से सिर हिलाया। बाहर गर्मी है किन तियान तियान, चलो पहले अंदर चलते हैं। वांग यानजू ने बगल से उनका अभिवादन किया। झांग होंगलेई आगे बढ़े, आंगन का गेट खोला और सभी एक साथ आंगन में दाखिल हुए। झांग परिवार का आंगन और घर का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग मीटर था, जो एक परिवार के रहने के लिए बहुत विशाल था। सभी लोग लिविंग रूम में आ गए और वांग यानजू पंखा चालू करने ही वाली थी कि उन्हें अचानक याद आया कि दू तियान ने अभी अभी अपना एकांतवास महीना पूरा किया है, इसलिए उन्होंने सभी से कहा, चलो पंखा इस्तेमाल नहीं करते, तियान ने अभी अभी अपना एकांतवास महीना पूरा किया है और वह हवा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह दौड़कर कुछ ताड़ के पत्तों के पंखे ले आए और सबको पंखा झलने के लिए दे दिए। किन तियान ने कहा, बाद में मैं किसी से यहाँ कुछ एयर कंडीशनर भिजवा दूंगी। घर में एयर कंडीशनर लग जाने के बाद यह और भी आरामदायक हो जाएगा। वाह वाह, वांग यानजू हाल ही में फुयुआन में रह रही थी और उसे लगा कि वहाँ सब कुछ अच्छा है, सुविधाजनक और आरामदायक। अचानक अपने घर लौटकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा। किन तियान की यह बात सुनकर उसने बार बार सिर हिलाया। झांग परिवार में कोई नौकर नहीं था, इसलिए वांग यानजू के लौटने के बाद वह रसोई में सबके लिए पानी उबालने और चाय बनाने चली गई। दू तियान अभी भी स्तनपान कर रही थी और चाय नहीं पी सकती थी, इसलिए वांग यानजू ने उसके लिए अलग से ब्राउन शुगर का पानी बनाया। इस समय सभी प्यासे थे, इसलिए वे चाय पीते हुए बातें करने लगे। झांग होंगलेई ने कहा, किन तियान, अब जब तुम और तियान वापस आ गए हो तो तुम्हें हमारे परिवार के रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। हमारे परिवार में तुम्हारे दादा दादी का देहांत हो चुका है, लेकिन तुम्हारे एक छोटे चाचा हैं जो मेरे अपने छोटे भाई हैं, जिनका नाम झांग होंगजियांग है। तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारी नानी का देहांत हो चुका है, लेकिन तुम्हारे नाना अभी जीवित हैं और तुम्हारे 2 मामा और एक मामी भी हैं। किन तियान सोफे पर बैठी झांग होंगलेई को उनका परिचय देते हुए चुपचाप सुन रही थी और उसे ये सारे पारिवारिक रिश्ते याद आ रहे थे। झांग होंगलेई ने रिश्तेदारों और दोस्तों को खाने पर बुलाने का समय निकालने की योजना बनाई ताकि सबको बता सके कि उसे अपना जैविक बेटा मिल गया है। किन तियान को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ देर सबकी बातचीत के बाद वांग यानजू किराने का सामान खरीदने बाजार चली गई और वापस आकर वह रसोई में खाना बनाने जाने की तैयारी करने लगी। दू तियान को लगा कि बहू होने के नाते उसे बस खाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने मदद करने के बारे में सोचा। वांग यानजू ने जल्दी से उसे सोफे पर वापस दबा दिया। हिलना मत तियान, तुमने अभी अभी अपना 1 महीने का एकांतवास पूरा किया है और तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। खाना बनाना थकाऊ नहीं है, मैं इसे अकेले कर सकती हूँ। उसका दृढ़ रवैया देखकर दू तियान केवल धीरे से सिर हिला सका। किन तियान ने केरान को उसे सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं चलती हूँ। दू तियान ने केरान को लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए सिर हिलाया। भाई, क्या तुम भी खाना बना सकते हो? झांग न्यानचेन बगल से बहुत हैरान था। किन तियान का खाना बहुत स्वादिष्ट है। दू तियान ने जियो केरान को पकड़ लिया और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। रुको, मैं माँ को खाना बनाने में मदद करने जाती हूँ और तुम सबको अपना खाना चखाऊंगी।
किंतियान ने उनका अभिवादन किया और वांग यानजू के पीछे रसोई में चली गई। जैसे ही वांग यानजू रसोई में पहुंची, उसने देखा कि किंतियान भी वहां आ रहा है। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। किंतियान, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें जल्दी से तियान तियान की मदद करके रानरान की देखभाल करनी चाहिए। छोटा अभी सो रहा है, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। जल्द ही किंतियान की मदद से रात का खाना तैयार हो गया। झांग होंगली और झांग न्यानचेन ने बर्तन मेज तक पहुंचाने में मदद की। सब लोग मेज के चारों ओर बैठ गए। झांग न्यानचेन ने सूंघा, उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। वाह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, लगता है मेरे भाई का खाना काफ़ी अच्छा है। इसे चख कर देखो, इसका स्वाद कैसा है, किंतियान ने कहा। हम सबने खाना शुरू कर दिया और किंतियान के बनाए खाने का स्वाद चखने के बाद झांग परिवार के सदस्यों ने उसकी बार बार तारीफ की। उन्होंने खाना खाया और बातें की और खाने के बाद वे बैठक में बैठकर बातें करने लगे। इस बीच किंतियान ने जियांग सिटी को फ़ोन करके तियानशेंग इलेक्ट्रिक से कुछ एयर कंडीशनर भेजने को कहा। तियान तियान का अभी अभी 1 महीने का प्रसव हुआ है, वह ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती, इसलिए तुम दोनों को जल्दी आराम कर लेना चाहिए। वांग यानजू ने किंतियान और डू तियानतियान को दूसरे बेडरूम में आराम करने के लिए ले जाकर बिठाया। उठने और जाने से पहले उसने खुद बिस्तर लगाने में मदद की। झांग कियान, लियू जियानचुन और जोऊ मिंगक्सिया पहली मंजिल पर बने अतिथि कक्षों में रुके थे। किंतियान ने केरान को गोद में लिया और डू तियानतियान के साथ बिस्तर पर बैठ गया। छोटी केरान एक अनजान जगह पर पहुंचकर शायद उस माहौल से थोड़ी अनभिज्ञ थी और उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। किंतियान ने उसे गोद में लिया और धीरे से सहलाया, जबकि डू तियानतियान पहले नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जब तक दोनों पति पत्नी नहा चुके तब तक रात के 8 बज चुके थे। आमतौर पर इस समय छोटी केरान सो चुकी होती, लेकिन अब वह डू तियानतियान की बाहों में झुकी हुई थी, अभी भी जाग रही थी और बहुत ऊर्जावान दिख रही थी। किंतियान बिस्तर के पास आकर बैठ गया और छोटी केरान को डू तियानतियान की बाहों से उठा लिया। रान, तुम सो क्यों नहीं रही हो? उसने धीरे से केरान के गाल पर चुटकी काटी और धीरे से पूछा। केरान ने उसकी उंगली पकड़ ली और उसे कसकर पकड़ लिया। किंतियान ने नन्ही सी रान की ताकत महसूस की और उसके होठों पर अनजाने में एक मुस्कान खिल उठी। तियान तियान, तुम पहले सो जाओ, मैं उसका ध्यान रखूंगा। किंतियान ने ऊपर देखा और डू तियानतियान से कहा। डू तियानतियान ने किंतियान की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया, वह सचमुच थोड़ी थकी हुई थी। अभी अभी 1 महीने की एकांतवास अवधि पूरी करने और आज कई घंटों तक कार में सफ़र करने के बाद वह काफ़ी थकी हुई थी। बिस्तर पर लेटकर उसने किंतियान को अपने बच्चे को सहलाते हुए देखा और उसे बहुत सुकून मिला। कुछ ही देर में डू तियानतियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गई। हालांकि अंदर का तापमान थोड़ा ज़्यादा था और उसके माथे पर धीरे धीरे पसीने की एक पतली परत उभर आई। ये देखकर किंतियान को दिल का दर्द हुआ और उसने जल्दी से उसका पसीना पोंछने में मदद की। ऊर्जावान छोटी केरान रात के 10 बजे तक जागती रही और अंततः सो गई। किंतियान ने उसे सावधानी से बिस्तर पर लिटाया और धीरे से डू तियानतियान के पास लेट गया। रात में तीनों लोगों का परिवार ठीक से सो नहीं पाया। एक तो यह अपरिचित माहौल की वजह से था और दूसरा यहाँ के हालात फुयुआन जितने अच्छे नहीं थे। वे रात में पंखा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए गर्मी के कारण वे कई बार जाग गए। छोटी केरान भी आधी रात को 20 मिनट से ज़्यादा देर तक बेचैन रही। किंतियान उठी और उसके साथ कमरे में कुछ देर टहली, फिर वह फिर से सो गई। नतीजतन अगले दिन नाश्ते की मेज पर किंतियान और डू तियानतियान दोनों की आंखों के नीचे काले घेरे थे और वे थोड़े बेजान लग रहे थे। पास खड़ी वांग यानजू ने चिंता से पूछा, किंतियान, तियान, क्या तुम दोनों कल रात ठीक से सो नहीं पाए? मैंने रात में रानरान को रोते हुए सुना था। शायद उसे अपरिचित माहौल की आदत नहीं है, किंतियान ने कहा। उसने मन ही मन सोचा, शुक्र है कि आज एयर कंडीशनर आ जाएंगे, एक बार ये लग जाएं तो उन्हें रात को अच्छी नींद आनी चाहिए। सबके नाश्ते के बाद झांग होंगली लिविंग रूम में बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन करके अपने बेटे के मिलने की खुशखबरी सुनाई और सबको कल साथ खाना खाने का न्योता दिया। किंतियान अपनी बेटी को गोद में लिए हुए था और वह और डू तियानतियान आंगन में टहल रहे थे। सुबह की धूप उतनी तीखी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। दोनों कुछ देर आंगन में टहलते रहे और जब डू तियानतियान थक गए तो दंपत्ति बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गए। सुबह करीब 9 बजे डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के लिए जिम्मेदार तियानशेंग इलेक्ट्रिक के कर्मचारी आ गए। झांग होंगलेई से बात करने के बाद किंतियान ने उन्हें अलग अलग कमरों में एयर कंडीशनर लगाने का निर्देश दिया। झांग परिवार के घर के सभी 7 कमरों और लिविंग रूम में एयर कंडीशनर लगा दिए गए। कई घंटों की व्यस्तता के बाद दोपहर के भोजन के समय तक सभी कमरों में एयर कंडीशनर लगा दिए गए। किंतियान ने लिविंग रूम में स्टैंडिंग एयर कंडीशनर चालू कर दिया और जल्द ही अंदर का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
आखिरकार सभी को पसीने से तरबतर होने की जरूरत नहीं पड़ी। स्थापना कर्मचारियों के चले जाने और सभी के दोपहर के भोजन के बाद किंतियान और द्युतियानतियान अपने कमरे में वापस जाकर झपकी लेने की तैयारी करने लगे ताकि नींद पूरी हो सके। कमरे में लौटकर किंतियान ने एयर कंडीशनर चालू कर दिया और नई सोई हुई नन्ही केरान को बिस्तर के अंदर लिटा दिया। वह द्युतियानतियान को गले लगाकर लेट गया। कमरा शांत हो गया और अंदर का तापमान धीरे धीरे ठंडा और सुखद हो गया। किंतियान ने द्युतियानतियान को गोद में लिया, उसके कोमल शरीर को महसूस किया और उसकी हल्की मीठी खुशबू को सूंघा और उसके हाथ धीरे धीरे बेचैन होने लगे। द्युतियानतियान ने हल्की सी कराह भरी और उसे धिक्कार भरी नजरों से देखा, बाहर मत घूमो। किंतियान ने उसके छोटे से कान के निचले हिस्से को काटा और बेबसी से बोली, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। द्युतियानतियान का 1 महीना अभी अभी एकांतवास पूरा हुआ था और उसकी सेहत की खातिर किंतियान को इतनी जल्दी नहीं थी। वह उसके शरीर के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करता हालांकि उससे पहले उसके लिए थोड़ी दिलचस्पी बटोरना बिल्कुल ठीक था। थोड़ी सी शरारत के बाद दोनों ने आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं, थोड़ी देर के लिए सोने की तैयारी में। लगभग 1 घंटे की झपकी लेने के बाद किंतियान ने नन्ही केरान को रोते हुए सुना, आंखें खोली और जल्दी से उसकी जांच की। पता चला कि उसने शौच कर दिया था। किंतियान ने जल्दी से उसकी सफाई की, उसके नितंबों को पोंछा और उसका डायपर बदला। अब वह एक बहुत ही योग्य घर पर रहने वाला पिता था। अगले दिन दोपहर को झांग परिवार ने रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने यूचेन होटल में खाने पर आमंत्रित किया। यूचेन होटल का निर्माण झांग होंगलेई ने एक 6 मंजिला इमारत किराए पर लेकर करवाया था जिसमें भोजन और आवास की व्यवस्था थी। झांग होंगलेई ने एक बड़े निजी कमरे की व्यवस्था की जिसमें 20 से ज्यादा लोग रह सकते थे। किंतियान और द्युतियानतियान झांग परिवार के इन रिश्तेदारों को नहीं जानते थे। झांग होंगलेई और वांग यानजू ने उनका परिचय कराया और किंतियान और द्युतियानतियान ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। सभी व्यंजन परोसे जाने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। किंतियान का ध्यान इस बात पर गया कि वांग यानजू के पिता कुछ मानसिक समस्याओं से ग्रस्त लग रहे थे। वांग यानजू ने किंतियान को लगातार बुजुर्ग पर नजर रखते देखा और कहा, तुम्हारे नाना को अल्जाइमर रोग है, उनका दिमाग ठीक नहीं है और अब वे लोगों से सामान्य रूप से बात नहीं कर सकते। ये सुनकर किंतियान ने थोड़ा सिर हिलाया। अभी अभी जब उन्होंने वांग लाओएजी वृद्ध गुरु वांग का अभिवादन किया था तो वांग लाओएजी वृद्ध गुरु वांग ने उन्हें अनदेखा कर दिया था। लेकिन अब वांग लाओएजी बूढ़े गुरु वांग अचानक बोल पड़े, कुछ अप्रत्याशित, यानजू क्या तुम्हारा बेटा बहुत पहले नहीं मर गया? क्या मरे हुए लोग वापस जिंदा हो सकते हैं? ये जानते हुए कि उसे अल्जाइमर है, किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि किंतियान ने देखा कि उसके शब्द कहने के बाद झांग होंगलेई और वांग यानजू के हाव भाव अचानक बदल गए। वांग यानजू ने किंतियान की ओर देखा, फिर झट से वांग लाओएजी बूढ़े गुरु वांग को घूरा। वाह 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 पिताजी, आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। मेरा बेटा जिंदा है और ठीक है। वह बस उस समय खो गया था और अब हमने उसे फिर से पा लिया है। वांग लाओएजी बूढ़े गुरु वांग फिर से असमंजस में पड़ गए, उनकी आंखें सूनी हो गईं, वे अपनी कुर्सी पर स्तब्ध बैठे रहे। उन्हें देखते हुए किंतियान के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी भावना पैदा हुई। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, वांग यानजू ने चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान के साथ जल्दी से उसे कुछ खाना परोसा। किंतियान, अपने नाना की बात पर ध्यान मत दो। जब हमने तुम्हें खो दिया था तो सभी ने सोचा था कि ऐसी परिस्थितियों में तुम निश्चित रूप से जीवित नहीं बच पाते। उसकी व्याख्या सुनकर किंतियान ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया। निजी कमरा असाधारण रूप से जीवंत था, खासकर जब सभी को झांग होंगलेई और वांग यानजू से पता चला कि किंतियान होनहार और योग्य है, तो उसके प्रति उनका रवैया और भी उत्साहपूर्ण हो गया। बड़े बुजुर्ग उसे टोस्ट करते रहे और किंतियान मना नहीं कर सका, इसलिए उसने हर एक ड्रिंक स्वीकार कर ली। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता देख द्युतियानतियान थोड़ा परेशान हुआ और बोला, बड़े चाचा, छोटे चाचा, दूसरे चाचा और चाची के पति, किंतियान शराब पीने में माहिर नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा मत पिलाओ। किंतियान आमतौर पर कम ही लोगों से मिलता जुलता था, बस शरत और विक्रम के साथ थोड़ी सी पीता था, लेकिन वह एक छोटा सा पे था। अब झांग होंगलेई और वांग यानजू दोनों पक्षों के रिश्तेदारों द्वारा शराब पीने के लिए इकट्ठा किए जाने पर द्युतियानतियान सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार वह उसका अपना आदमी था, अगर उसे उसके लिए बुरा नहीं लगता तो क्या वह दूसरों से भी ऐसा ही उम्मीद करती? द्युतियानतियान की बातें सुनकर बाकियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, सिर्फ बड़े चाचा वांग चांगलिन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जब हम मर्द शराब पी रहे हैं तो औरतें क्यों बीच में बोल रही हैं? ऐसे माहौल में बोलने का क्या फायदा? उनके लहजे में कड़ा आरोप था, मानो द्युतियानतियान ने कोई अक्षम्य काम किया हो। द्युतियानतियान का चेहरा तुरंत लाल हो गया, उसके अंदर गुस्से का ज्वार उमड़ रहा था। उसकी गोद में बैठी नन्ही केरान वांग चांगलिन के लहजे से चौंक गई और अचानक रोने और मचलने लगी।
डू तियान ने जल्दी से अपनी आंखें नीची कर लीं और नन्ही के रान को मनाने के लिए उसे धीरे से थपथपाया। किन तियान ने अपने हाथ में शराब का गिलास नीचे रखा, वांग चांगलिन की तरफ देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उनकी गहराई में एक खतरनाक आभा चमक रही थी। तियान मेरी पत्नी है। मैं खुद उसे एक भी कठोर शब्द नहीं कह सकता। बड़े चाचा, एक बुजुर्ग के रूप में आपके सम्मान के कारण मैं इस बार आपसे बहस नहीं करूंगा। अगर अगली बार हुआ तो मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। किन तियान का स्वर बर्फीला था, जिसमें एक बेरुखी भरी ठंडक झलक रही थी। उसकी बातें सुनते ही वांग चांगलिन का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। हम जो बाहर पला बड़ा है उसमें वाकई कोई शिष्टाचार नहीं होता। क्या तुम इस सिद्धांत को समझते हो कि तुम्हारा मामा बड़ा है? मैं तो बस अपने भतीजे की पत्नी को थोड़ा अनुशासित कर रहा हूं और तुम तो उसकी रक्षा कर ही रहे हो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर बड़े दयालु होंगे तो छोटे भी सम्मान और संतानोचित व्यवहार करेंगे। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम मेरी पत्नी को अनुशासित करने के लायक नहीं हो। किन तियान ने वांग चांगलिन को ठंडी आंखों से देखा। उसकी आवाज में ठंडक थी। डू तियान उसकी पत्नी थी। अगर बाहर वाले उसका सम्मान नहीं करते तो ये किन तियान के मुंह पर तमाचा था। वांग चांगलिन ने अपने सामने एक बड़े चाचा के रूप में अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करते हुए संभवतः गलत स्थान चुना। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? किन तियान की बातों से वांग चांगलिन आग बबूला हो गया। शराब के नशे में उसने मेज पर जोर से पटका, खड़ा हो गया और उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थीं। खाने की मेज पर माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। झांग होंगलेई ने झट से वांग यानजू को देखा। वांग यानजू उठा, तेजी से वांग चांगलिन के पास गया और उसे वापस कुर्सी पर बिठाने के लिए हाथ बढ़ाया। बड़े भाई, इतना गुस्सा मत करो। किन तियान और तियान जवान और गुस्सैल हैं। उनके स्तर तक मत गिरो। ये सही है, किन तियान अभी अभी लौटा है। भाई वांग, अपने गुस्से पर काबू रखो। हम सब एक परिवार हैं, चलो बातचीत से बात करते हैं, कोई बहस नहीं। तनावपूर्ण माहौल देखकर मेज पर बैठे दूसरे लोग भी जल्दी से उन्हें मनाने के लिए आगे आए। किन तियान ने लगातार रो रही छोटी के रान को डू तियान की बाहों से लिया और उसे धीरे से सहलाया। वांग चांगलिन को मनाने के बाद वांग यानजू फिर से पास आई और धीमी आवाज में किन तियान से बोली, किन तियान, नाराज मत हो। तुम्हारे बड़े चाचा भी ऐसे ही हैं। उनका स्वभाव बहुत खराब है। सिर्फ इसलिए कि उनका स्वभाव खराब है, वे गुंडे की तरह व्यवहार कर सकते हैं। किन तियान का चेहरा गंभीर था, उनका स्वर ठंडा। चूंकि बड़े चाचा हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहते तो मैं और तियान यहाँ उनकी आंखों में खटकने के लिए नहीं रुकेंगे। ये कहते हुए वे के रान को गोद में लेकर उठने ही वाले थे कि वे उठकर जाने वाले थे। वांग यानजू ने उनका ये रुख देखा और तुरंत थोड़ी घबरा गईं। उन्होंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें विनती कर रही थीं, बेटा बेटा, माँ की खातिर क्या हम बस ये खाना खत्म कर सकते हैं? ठीक है। झांग होंगलेई भी उसी समय बोल पड़े, किन तियान, जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे बड़े चाचा ने अभी बहुत ज्यादा पी लिया है, उनसे नाराज मत हो। किन तियान की नज़र झांग होंगलेई और वांग यानजू पर पड़ी। उनके चिंतित चेहरे देखकर वह वापस बैठ गया। बड़े भाई, आप तो पहले से ही इतने बूढ़े हो गए हैं, दो बच्चों से क्यों झगड़ रहे हैं? आइए, अगर आप पीना चाहते हैं तो मैं आपके साथ पी लूंगा। झांग होंगलेई उठे और उनके पास गए। वांग चांगलिन के लिए शराब का एक गिलास भरा, उनके साथ गिलास टकराए और एक ही घूंट में पूरी शराब पी गए। वांग चांगलिन ने हाथ में शराब पीने से पहले किन तियान को घूरा। इसके बाद न तो किन तियान और न ही डू तियान ने अपने चॉपस्टिक छुए और चाहे कोई भी टोस्ट करने आए, किन तियान ने शराब नहीं पी। निजी कमरे का माहौल कुछ ठहरा हुआ था। झांग होंगलेई और वांग यानजू माहौल को संभाल नहीं पाए और खाना जल्दी ही खत्म हो गया। किन तियान के रान को गोद में लिए और डू तियान को साथ लेकर न्यानचेन होटल से सीधे झांग परिवार के घर वापस चले गए। झांग होंगलेई और वांग यानजू ने झांग परिवार के घर लौटने से पहले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को विदा किया। जब वे घर लौटे और किन तियान और डू तियान को सोफे पर बैठे देखा तो वांग यानजू जल्दी से उनके पास गया और उनके सामने बैठ गया। किन तियान, नाराज मत हो। मुझे पता है आज जो हुआ वो मेरे बड़े भाई की गलती थी। उसने आह भरी और आगे कहा, उसके साथ रहना मुश्किल है, वो गुस्सैल है, औरतों को दिल से नीची नज़र से देखता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। तुम दोनों ने देखा, तुम्हारे बड़े चाचा की पत्नी ने खाने की मेज़ पर एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। और वो अपनी पत्नी को मारता भी है, वो घर में घुसकर मारपीट करता है। झांग न्यानचेन ने मुंह बनाकर बगल से कहा। उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि उसे अपने बड़े चाचा वांग चांगलिन की बहुत बुरी छवि थी। किन तियान और डू तियान को भी एहसास हो गया था कि वांग चांगलिन अच्छा इंसान नहीं है। अब जब वांग यानजू उनसे इतनी विनम्रता से माफ़ी मांग रहा था तो किन तियान अपना गुस्सा नहीं छिपा सका। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ, बस आगे से हम उससे कम संपर्क रखेंगे। शुरू में किन तियान ने इन रिश्तेदारों के लिए तोहफे तैयार किए थे।
अब उनके हाव भाव देखकर उसने उपहार न देने का निश्चय किया। आज के भोजन ने किन तियान को बहुत दुखी कर दिया। झांग होंगलेई और वांग यंजू ने किन तियान और दू तियानतियान को दिलासा देने में काफ़ी समय बिताया। दोपहर में झांग होंगलेई होटल में काम करने चले गए, जबकि किन तियान और दू तियानतियान घर पर आराम कर रहे थे। वांग यंजू ने दू तियानतियान और झांग नियांचेन को कपड़े खरीदने के लिए बाहर ले जाने का सुझाव दिया। छोटी के रान बहुत छोटी थी और उसे बाहर ले जाना असुविधाजनक था, इसलिए घर पर रहने वाले पिता किन तियान बच्ची की देखभाल के लिए घर पर ही रहे। उन्होंने झांग कियान और जोऊ मिंगक्सिया को दू तियानतियान और अन्य लोगों की सुरक्षा की रक्षा के लिए उनके पीछे जाने का निर्देश दिया। दू तियानतियान और अन्य लोगों के जाने के बाद किन तियान ने अपनी बेटी को घर पर ही फुसलाया। दू तियानतियान के जाने से पहले उसने के रान को खाना खिलाया था, जो 2-3 घंटे तक चलेगा। छोटी के रान को सुलाने के बाद उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अंदर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा गया था और किन तियान ने छोटे के रान को एक पतले कंबल से ढक दिया। उसने कंबल निकाला और गाने लिखने शुरू कर दिए। कुछ दिन पहले डू जिंगपिंग ने उसे फ़ोन करके शिकायत भी की थी कि किंगटियन फिल्म एंड ऑडियो ने हाल ही में 2 एल्बम जारी किए हैं जो बाजार में खूब बिके और उन्हें खूब सराहना मिली। चूंकि ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो ने लंबे समय से नए गाने जारी नहीं किए थे, इसलिए उनके रिकॉर्ड और कैसेट की बिक्री में भारी गिरावट आई थी। किन तियान स्वाभाविक रूप से इसके पीछे का कारण जानता था। झांग जिनिंग को उसने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था और अब उसकी रचना और गीत लेखन की क्षमता शीर्ष स्तर की थी, जिसने उसे देश में एक बहुत प्रसिद्ध गीतकार बना दिया था। वह काफ़ी मेहनती भी थी और उसके पास कई प्रेरणाएं थीं, जिसने उसे एक अत्यधिक विपुल संगीत रचनाकार बना दिया। इसलिए ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो को अभी भी स्थिति को बदलने के लिए किन तियान पर निर्भर रहना पड़ा। किन तियान ने डू जिंगपिंग से गीत लिखने में मदद करने का वादा किया था, इसलिए उन्हें यूजियान बुक स्टोर से कुछ उच्च गुणवत्ता वाले गीतों का चयन करने और उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए समय निकालना पड़ा। किन तियान मेज़ पर बैठा संगीत के सुर और बोल ध्यान से दोहरा रहा था। कुछ देर बाद नन्ही के रान जाग उठी और बिस्तर से उसकी कोमल बुदबुदाहट सुनकर किन तियान चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी कलम नीचे रखी और उसे देखने के लिए बिस्तर पर गया। नन्ही के रान की चमकदार काली आंखें खुली थीं और उसके गुलाबी गाल सेब जैसे थे। वह बिस्तर के ऊपर लगी मच्छरदानी को देख रही थी, एक हाथ मुंह पर रखे हुए, और उसका छोटा सा मुंह जोर जोर से अपना अंगूठा चूस रहा था। उसका मनमोहक रूप देखकर किन तियान का दिल पिघल गया। वह बिस्तर के पास बैठ गया और उसका डायपर चेक किया। पता चला कि उसने पेशाब कर दिया है। किन तियान ने उसे सूखा डायपर पहना दिया। नन्ही के रान को एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। उसका छोटा सा सिर किन तियान की बाहों में सिमट गया और उसका छोटा सा मुंह सहज ही खुल गया, कुछ पकड़ने की कोशिश में। उसे अपने से सटाते देखकर किन तियान समझ गया कि नन्ही सी रान को भूख लगी है और वह दूध पीना चाहती है। हालांकि वांग यानजू और झांग नियांचेन डू तियानतियान को खरीदारी के लिए बाहर ले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। किन तियान ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और पाया कि 4 बज चुके थे। कहते हैं 3 औरतें एक तमाशा होती हैं और औरतों का खरीदारी करना तो और भी डरावना होता है। औरतें लगभग 2 घंटे से बाहर थीं और अभी तक वापस नहीं आई थीं। लेकिन किन तियान को कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंगरक्षक उनके साथ थे। किन तियान नन्ही के रान को गोद में लिए कॉफ़ी टेबल पर आए और पहले अपनी बेटी को पानी पिलाने की तैयारी की। बहुत देर तक वातानुकूलित कमरे में रहने के लिए खूब पानी पीना जरूरी है, वरना त्वचा सूख सकती है और सूजन आ सकती है। उन्होंने एक हाथ से केरान को पकड़ा और दूसरे हाथ से थमस उठाया और एक छोटे कटोरे में थोड़ा उबला हुआ पानी डाला। क्योंकि उन्होंने बहुत कम पानी डाला था, किन तियान ने उसे कुछ बार घुमाया और पानी का तापमान गिर गया। उसने एक छोटा चम्मच उठाया, चम्मच से दूध निकाला, होंठों पर 2 बार फूंका और तापमान जांचने के बाद नन्ही के रान को पिला दिया। नन्ही के रान साफ तौर पर प्यासी और भूखी थी। जैसे ही चम्मच उसके मुंह के पास गया, उसने चूसना शुरू कर दिया। किन तियान ने उसे लगातार कई चम्मच खिलाए, फिर रुक गया। नन्ही ने अपने होंठ चटकाए, उसे लगा कि उसका पेट अभी भी खाली है। उसने मुंह खोला और दयनीय रूप से कराहने लगी। किन तियान लाचार थी, क्योंकि जब से उसने स्तनपान शुरू किया था, नन्ही को फॉर्मूला दूध नहीं मिला था, इसलिए वे इस यात्रा पर कुछ भी नहीं लाए थे। अब डू तियानतियान बाहर गया हुआ था और वापस नहीं लौटा था, और नन्ही भूखी थी, इसलिए वह उसे अभी केवल मनाने की कोशिश कर सकता था। किन तियान उठा और नन्ही को नीचे बैठक में ले गया। वह कमरे में आगे पीछे टहलता रहा, नन्ही के रान की पीठ थपथपाकर उसे शांत करता रहा। हालांकि एक भूखे बच्चे को मनाना वाकई मुश्किल होता है। बार बार वह अपना मुंह खोलकर जोर से रो पड़ती। इससे पहले जब डू तियानतियान आसपास होता था, किन तियान को बच्चे को शांत करना इतना मुश्किल नहीं लगता था। अब वह सचमुच थोड़ा चिंतित था। सौभाग्य से उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। डू तियानतियान, वांग यानजू और झांग नियांचेन आखिरकार लौट आए। औरतें लूट के बड़े छोटे बैग लेकर अंदर आईं।
और छोटी के रान का रोना सुनकर दू तियान ने जल्दी से अपना सामान सोफे पर रख दिया। क्या बच्ची भूखी है? मैं उसे दूध पिलाने के लिए ऊपर ले जाती हूँ। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और छोटी के रान को किंतियान की बाहों से उठा लिया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जैसे ही छोटी के रान उसकी बाहों में आए, उसने रोना बंद कर दिया। दूध की खुशबू सूंघते हुए उसने अपने खाने का स्रोत हर जगह ढूंढा। दू तियान के रान को दूध पिलाने के लिए ऊपर ले गया, जबकि किंतियान नीचे वांग यांजू और झांग नियांचन से बातें करने के लिए रुकी रही। वैसे भी उसकी पत्नी उसे अपनी नस को देखने नहीं देती थी, वह शर्मीली थी। तुमने इतनी सारी चीजें खरीदी, क्या तुम खरीदारी से थक गए हो? किंतियान ने सोफा पर शॉपिंग बैग्स का ढेर देखा और थोड़ा भावुक हो गया। महिलाओं की खर्च करने की क्षमता वाकई बहुत मजबूत होती है। कोई बात नहीं, झांग कियान और जोऊ मिंगक्सिया ने सामान उठाने में मदद की तो ज्यादा थकान नहीं हुई। हमने खरीदारी जारी नहीं रखी क्योंकि हमें डर था कि तियान थक जाएगा और यह भी कि रानरान घर पर हंगामा करेगा, वांग यांजू ने खिलखिलाते हुए कहा। उसने सोफे पर रखे कुछ शॉपिंग बैग्स में से कुछ निकाले और उन्हें किंतियान को दे दिए। ये तियान के लिए, तुम्हारे लिए और रानरान के लिए नए कपड़े और जूते हैं। ये सब ऊपर ले जाओ। उसके हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स को देखकर किंतियान के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और उसने उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद माँ? किस लिए धन्यवाद? अपनी माँ के साथ इतना विनम्र मत बनो, नासमझ बच्चे। वांग यांजू मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए सारे शॉपिंग बैग किंतियान को थमा दिए। किंतियान शॉपिंग बैग लेकर ऊपर जाने ही वाला था कि झांग नियांचन ने अचानक उसे पुकारा। भाई, मैं कल स्कूल जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे स्कूल ले जा सकते हो? गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था, इसलिए झांग नियांचन को भी स्कूल वापस जाना था। इसलिए आज शॉपिंग पर जाना कुछ रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए भी था। उसकी बात सुनकर किंतियान ने अपना सिर घुमाया। झांग नियांचन की आंखों में उम्मीद देखी और अपनी आंखों में मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें कल स्कूल ले जाऊंगा। वाह, शुक्रिया भाई। झांग नियांचन दौड़कर आया, हाथ बढ़ाकर किंतियान को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। किंतियान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर शॉपिंग बैग हाथ में लिए और ऊपर चला गया। जब उसने दस्तक दी और अंदर आया तो डू तियान छोटी के रान को खाना खिला चुका था और अब उसे डकार दिला रहा था। किंतियान ने शॉपिंग बैग पास की मेज पर रखे और डू तियान के पास गया। आज तुम बहुत देर तक बाहर रहे, क्या थके हो? उसने चिंता से डू तियान को देखा। कोई बात नहीं, हम पूरा रास्ता कार में ही गए, बस कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कपड़ों की दुकानों में घूमे। डू तियान ने नन्ही के रान को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और वह वहीं अकेले खेलने लगी। माँ और अपनी बहन के साथ कैसी हो? किंतियान ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर हाथ रखा। उसकी बड़ी हथेली ने धीरे से उसके पेट को सहलाया। डू तियान को गुदगुदी हुई और उसने जल्दी से अपना शरारती हाथ नीचे रखने के लिए हाथ बढ़ाया। माँ और मेरी बहन दोनों मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। वे मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझे लगता है कि वे मेरे आसपास हमेशा बहुत सतर्क और मृदुभाषी रहती हैं, मानो उन्हें कुछ गलत कहने और मुझे नाराज करने का डर हो। डू तियान ने थोड़ा सोचा और किंतियान को अपनी भावनाएं बताईं। किंतियान उसकी बातों से थोड़ा चौंका, फिर उसके मुंह के कोने पर एक बेबस मुस्कान आ गई। शायद आज रिश्तेदारों के साथ रात का खाना खाते समय मेरे चाचा के प्रति मेरे व्यवहार ने उन्हें डरा दिया होगा। वे जानते हैं कि मैं तुम्हें कितना महत्व देता हूं और तुमसे कितना प्यार करता हूं, और मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, इसलिए वे बस। डू तियान ने सिर हिलाया। यही वजह होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब वांग चांगलिन ने डू तियान को उपदेश दिया था तो किंतियान गुस्सा हो गया था, इसलिए डू तियान के प्रति वांग यांजू और झांग नियांचन का रवैया और भी सतर्क हो गया। किंतियान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी ठुड्डी उसके सिर पर टिका दी और धीरे से कहा, यह भी अच्छी बात है। मैं किसी को भी तुम्हें धमकाते हुए नहीं देख सकता, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं। झांग परिवार से इतने सालों तक अलग रहने के बाद भले ही दोनों पक्षों ने अपने रिश्ते सुधारने और अपने बंधन मजबूत करने की कोशिश की हो, आखिरकार वे 20 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे थे, इसलिए यह एक सामान्य पारिवारिक रिश्ता नहीं हो सकता था। किंतियान को लगा कि तरह तरह के झगड़ों और शिकायतों को पनपने देने के बजाय सभी का विनम्रता से साथ रहना ज्यादा बेहतर है। उसकी बातें सुनकर डू तियान को अंदर से मीठा महसूस हुआ, शहद खाने से भी ज्यादा खुशी हुई। एक ऐसा पति पाकर जो हमेशा उसे सबसे पहले रखता है, वह सचमुच धन्य थी। अगले दिन 31 अगस्त, किंतियान ने झांग नियांचन को खुद जिंग सिटी यूनिवर्सिटी ले जाने की योजना बनाई। वह लियू जियांचुन को अपने साथ ले गया और झांग कियान और जोऊ मिंगक्सिया को डू तियान और उसकी बेटी की सुरक्षा के लिए घर पर छोड़ दिया। अपने परिवार से कुछ बातें करने के बाद किंतियान ने झांग नियांचन के हाथ से सूटकेस लिया और उसे आंगन के गेट तक ले गया। लियू जियांचुन ने जल्दी से डिक्की खोली। सूटकेस डिक्की में रखने के बाद पूरा समूह कार में बैठ गया।
लियू जियानचुन ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, जबकि किन तियान और झांग नियांचेन पीछे बैठे थे। कार आराम से चलने लगी और झांग नियांचेन किन तियान के साथ बातें करती रही, उसे अपने जीवन की दिलचस्प कहानियां सुनाती रही। वह बहुत जिंदादिल थी और पूरे रास्ते मुश्किल से ही बोलती रही। किन तियान चुपचाप सुन रहा था, कभी कभी सिर हिला रहा था या एक दो शब्द कह रहा था। लियू जियानचुन जिंग सिटी की सड़कों से अनजान थे, लेकिन स्थानीय निवासी झांग नियांचेन के दिशा निर्देशों की मदद से वे आसानी से जिंग सिटी विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। बाहरी वाहनों को स्कूल के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें कार से उतरकर झांग नियांचेन को अंदर ले जाने की तैयारी करनी पड़ी। नया सेमेस्टर शुरू हो चुका था और झांग नियांचेन अब द्वितीय वर्ष का छात्र था। किन तियान और झांग नियांचेन आगे आगे चल रहे थे और लियू जियानचुन सूटकेस लेकर उनके पीछे चल रहे थे। स्कूल में छात्रावास की स्थिति और कैफेटेरिया का खाना कैसा है? किन तियान ने चिंता से पूछा। उसका सवाल सुनकर झांग नियांचेन मुंह बनाए बिना नहीं रह सका और बोला, ये बहुत अच्छे नहीं हैं। 6 रूममेट एक ही डॉर्म रूम में रहते हैं। ये भीड़ भाड़ वाला और छोटा है, खासकर गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। कैफेटेरिया का खाना बस ठीक ठाक है, हमारी माँ के खाने से कहीं ज़्यादा खराब। मैं घर पर रहना चाहता हूँ, लेकिन हमारा घर स्कूल से बहुत दूर है और रोज़ आना जाना सुविधाजनक नहीं है। झांग परिवार का घर लगभग 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए आना जाना वाकई बहुत असुविधाजनक था। किन तियान ने एक पल सोचा और कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए स्कूल के पास एक अपार्टमेंट खरीद लूँ और फिर तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए एक नानी रख लूँ? क्या ये बेहतर होगा? किन तियान कभी विश्वविद्यालय नहीं गया था, लेकिन वह हाई स्कूल के दौरान रूममेट्स के साथ रहने और खाने के अनुभव को समझता था। कई लोगों के साथ वहाँ बहुत अव्यवस्था होती थी। आखिरकार एक डॉर्म रूम में हमेशा एक दो अजीब रूममेट्स होते ही थे। किन तियान की बातें सुनकर झांग नियांचेन की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साह से किन तियान को देखा और पूछा, सच में? अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या वे मुझे मारेंगे? कैसे मारेंगे? मैं तुम्हारा भाई हूँ। किन तियान मुस्कुराया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। झांग नियांचेन ने झट से सिर हिलाया। ठीक है भाई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। दोनों बातें करते और चलते रहे और जल्द ही वे झांग नियांचेन के छात्रावास भवन में पहुंच गए। किन तियान ने लियू जियानचुन को नीचे इंतजार करने को कहा, जबकि उसने झांग नियांचेन को उसका सूटकेस ऊपर ले जाने में मदद की। झांग नियांचेन तीसरी मंजिल पर कमरा संख्या 305 पर रहती थी। किन तियान उसके पीछे छात्रावास के कमरे के दरवाजे तक गया और देखा कि वह खुला था और झांग नियांचेन की 2 रूममेट पहले ही आ चुकी थीं। किन तियान को झांग नियांचेन को अंदर ले जाते देख दोनों लड़कियां आश्चर्य से दंग रह गईं। नियांचेन, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कितना हैंडसम है। क्या ये हैंडसम लड़का हमारे स्कूल का है? दोनों रूममेट पास आईं, उनकी आंखें सवालों से भरी थीं। नहीं, यह मेरा भाई है, मेरा सगा भाई। झांग नियांचेन ने गर्व से अपनी दोनों रूममेट्स को बताया। तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ, ये तुम्हारा प्यारा भाई ही होगा। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। गोल मटोल चेहरे वाली लड़कियों में से एक ने गपशप करते हुए अपनी बात बढ़ाई। झांग नियांचेन ने गुस्से में पैर पटका और मुंह बनाते हुए कहा, बकवास मत करो, वह सचमुच मेरा सगा भाई है। मेरा सगा भाई? सच में? दोनों रूममेट अभी भी कुछ संशय में थे। किन तियान ने हल्के से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, नमस्ते, मैं नियांचेन का भाई किन तियान हूँ। तुम दोनों का उपनाम एक नहीं है। गोल मटोल रूममेट को यह अजीब बात समझ आ गई। झांग नियांचेन के पास समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरा भाई बचपन में खो गया था और हमारे परिवार को वह हाल ही में मिला है। हमारा परिवार अभी अभी फिर से मिला है। ओह ओह, तो ऐसा ही है। आप सभी को बधाई। दोनों रूममेट अचानक समझ गए। उसे छोड़ने के बाद किन तियान झांग नियांचेन को अलविदा कहने और जाने के लिए तैयार हो गया। झांग नियांचेन उसे नीचे छात्रावास की इमारत में ले गया और कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला, भाई, आप और भाभी जिंग सिटी में कब तक रहेंगे? जाने से पहले क्या आप मुझसे फिर मिल सकते हैं? हम यहाँ 3 से 5 दिन रुक सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास पर्याप्त समय रहा तो तियान तियान और मैं आपको अलविदा कहने आएंगे। किन तियान ने झांग नियांचेन को जवाब देने से पहले एक पल सोचा। ठीक है। झांग नियांचेन थोड़ा उदास हुआ, ये सोचकर कि किन तियान अनिश्चित काल तक जिंग सिटी में नहीं रहेगा। किन तियान समझ गया कि वह क्या सोच रही है और जल्दी से बोला, चिंता मत करो तियान तियान, और मैं भविष्य में आपसे अक्सर मिलने आएंगे और आप फुयुआन भी आ सकते हैं। हम भाई, अलविदा। झांग नियांचेन ने फिर खुशी से किन तियान को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। किन तियान लियू जियानचुन को स्कूल के गेट की ओर ले गया। जैसे ही दोनों जिंग सिटी विश्वविद्यालय से बाहर निकले, किन तियान ने स्कूल के पास की इमारतों को देखा और पाया कि वे सभी काफ़ी पुरानी थीं। वह जल्दी से कार में नहीं बैठा, बल्कि लियू जियानचुन को साथ लेकर आसपास के इलाके में आराम से टहलने निकल गया। झांग नियांचेन को स्कूल के पास रहने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढने का वादा करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपने वादे से मुकर नहीं सकता था।
दोनों थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे, फिर थोड़ा आगे बढ़े, छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए। चूंकि वे उस इलाके से अनजान थे, वे लगभग रास्ता भटक ही गए थे। कोई उपयुक्त घर न मिलने पर किंतियान ने देखा कि देर हो रही है और उसने पहले लियू जियानचुन को वापस ले जाने का फैसला किया। जब वे झांग परिवार के घर लौटे तो वांग यानजू ने अभी अभी दोपहर का भोजन तैयार किया था। वह और दू त्यानतियान सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। झांग होंगलेई वहां नहीं था, शायद वह अभी काम से नहीं लौटा था। किंतियान को वापस आते देख वांग यानजू मुस्कुराई और बोली, किंतियान वापस आ गया है, चलो पहले खाना खाते हैं। तुम्हारे पिताजी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज होटल में कुछ काम हो गया है, इसलिए वह दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आएंगे। ठीक है, किंतियान ने जवाब दिया, फिर हाथ धोने चला गया और वांग यानजू को बर्तन उठाने में मदद की। तीनों खाना खाने बैठ गए। नन्ही के रान पास ही एक घुमक्कड़ में बैठी अपने नन्हे मुन्ने पैर पटक रही थी और खेल रही थी। जैसे ही किंतियान और बाकी लोग खाना खा रहे थे, अचानक एक दुर्गंध फैल गई। किंतियान, वांग यानजू और दू त्यानतियान तीनों ने एक साथ उस नन्ही की तरफ देखा। केरान ने जरूर मलत्याग किया होगा, मुझे देखने दो, वांग यानजू ने कहा और अपनी चॉपस्टिक नीचे रखकर केरान की तरफ बढ़ने ही वाली थी। किंतियान पहले ही उठ खड़ा हुआ था। उसने वांग यानजू की तरफ हाथ हिलाया और कहा, पहले तुम और तियान खा लो, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। उसने घुमक्कड़ को खाने की जगह से दूर धकेला, नन्ही के नितंबों को साफ किया और उसका डायपर बदला। बच्चे हमेशा ऐसे ही होते हैं, जब बड़े खाना खा रहे होते हैं तो वे व्यस्त हो जाते हैं। जब तक उसने नन्ही के रान की देखभाल पूरी की, दू त्यानतियान खाना खत्म कर चुकी थी। उसने बच्चे को किंतियान की गोद से लिया और उसे जल्दी से खाना खाने को कहा। किंतियान ने अपने हाथ धोए और खाना जारी रखने के लिए बैठ गया। पिता बनने से पहले किंतियान को बच्चों का मलमूत्र वाकई घिनौना लगता था, लेकिन अब जब उसकी प्यारी के रान उसके पास थी तो वह बिना पलक झपकाए मल को सह सकता था और बाद में भी अपना सुगंधित भोजन खाता रहता था। शायद यही माता पिता का अपने बच्चों के प्रति अनोखा धैर्य और सहनशीलता थी। शाम के 6 बजे झांग होंगलेई बाहर से लौटा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और चेहरा गंभीर और उदास था। उसके हाव भाव देखकर वांग यानजू ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आए और अब जब तुम घर आ गए हो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तक नहीं है। मुझे कुछ परेशानी हुई। झांग होंगलेई ने किंतियान की ओर देखा और उसे पीछे मुड़कर देखते हुए झट से वांग यानजू की ओर हाथ हिलाया और कहा, चलो पहले खाना खाते हैं। यह मामला, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। आखिर हुआ क्या? किंतियान ने झांग होंगलेई का चिंतित चेहरा देखा, उठा और उसके पास जाकर पूछा। चलो पहले खाना खाते हैं, खाना खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। झांग होंगलेई ने आह भरी, सबकी तरफ देखा और चुप रहा। चूंकि उसने उस समय कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था, इसलिए कोई भी अपनी जिज्ञासा दबाने और पहले खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। रात के खाने के बाद वांग यानजू बर्तन धोने रसोई में चली गई और दू त्यानतियान पहले के रान को ऊपर ले गया। किंतियान और झांग होंगलेई सोफे पर बैठ गए और उसने पूछा, पिताजी आखिर हुआ क्या था? मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत परेशान हैं। मुझे बताए, देखते हैं मैं कुछ मदद कर सकता हूं या नहीं। झांग होंगलेई ने सिर हिलाया। उसका इरादा किंतियान से यह बात छिपाने का नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यूचेन होटल किसी और के नाम पर एक इमारत पट्टे पर देता है। मकान मालिक खुद यहाँ जिंग शहर में एक अमीर व्यक्ति माना जाता है। बात बस इतनी है कि हाल ही में उसे एक निवेश में घाटा हुआ है, इसलिए वह पैसे वसूलने के लिए अपने नाम की कुछ संपत्तियां बेचने की सोच रहा है, जिसमें ये 6 मंजिला इमारत भी शामिल है जिसे हमारा परिवार किराए पर लेता है। किंतियान ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं, तो वह आपके साथ लीज खत्म करना चाहता है। बिल्कुल यही बात है। आज दोपहर मकान मालिक श्री हुआंग मेरे पास आए और कहा कि वह मुझे मुआवजा देंगे और मुझे जल्द से जल्द इमारत खाली करने के लिए कहा। झांग होंगलेई के मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसके लिए होटल व्यवसाय इस समय अपने उत्थान के दौर में था। आसपास के इलाके में इसे अभी अभी थोड़ी पहचान मिली थी और अब अचानक जगह बदलना निस्संदेह एक बहुत बड़ा झटका था। इसके अलावा उसे होटल के लिए ऐसी उपयुक्त इमारत कहाँ मिल सकती थी जिसे कोई इतने कम समय में किराए पर देने को तैयार हो। झांग होंगलेई की बातें सुनकर किंतियान का दिल दहल गया। भविष्य में रियल एस्टेट उद्योग फल फूल रहा होगा और अभी इसमें प्रवेश करना निस्संदेह एक बेहतरीन अवसर होगा। किंतियान के पास पहले ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसके पास काफ़ी अतिरिक्त नकदी थी। जमीन जायदाद खरीदना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। थोड़ा रुकने के बाद उसने झांग होंगलेई से कहा, मकान मालिक से मिलने का समय तय करो। मैं जानना चाहता हूं कि वह इस इमारत को कितने में बेचने की योजना बना रहा है। झांग होंगलेई ने किंतियान की बातें सुनी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बेटा, क्या तुम सोच रहे हो? अगर वह उचित दाम लगाए तो मैं यह इमारत खरीद लूंगा। किंतियान ने ये 6 मंजिला इमारत देखी थी।
ये कुछ साल पहले ही बनी थी और अभी बिल्कुल नई थी। इसे जल्द ही तोड़कर दोबारा नहीं बनाया जाएगा। हालांकि कीमत सही होनी चाहिए। अगर मकान मालिक बहुत ज़्यादा कीमत मांगता तो किंतियान आसानी से राज़ी नहीं होता। झांग होंगलेई की आंखों में उत्साह झलक रहा था। उसने जल्दी से सिर हिलाया। अच्छा अच्छा, मैं अभी मकान मालिक से संपर्क करता हूँ। किंतियान ने सिर हिलाया, झांग होंगलेई को मकान मालिक से संपर्क करने के लिए फ़ोन की ओर जाते हुए देखकर। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, हल्की सी मुस्कान के साथ। अब जब उसके पास क्षमता थी तो स्वाभाविक रूप से अगर वह अपने परिवार को इस मुश्किल से निकाल सकता था तो वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहता। कुछ देर बाद झांग होंगलेई ने फ़ोन रख दिया और किंतियान के पास वापस आकर बैठ गया। किंतियान, मिस्टर हुआंग ने कहा है कि उनके पास कल सुबह का समय है। क्या तुम उनसे बात करना चाहोगी? झांग होंगलेई ने किंतियान की ओर देखा और उसकी राय पूछी। हाँ, हम कल सुबह साथ में जाकर उनसे बात कर सकते हैं। किंतियान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। झांग होंगलेई ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अभी भी उत्साह और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद किंतियान पहले ऊपर गया। अभी भी सुबह थी, इसलिए वह कुछ देर के लिए दूतियानतियान और छोटे के रान के साथ खेलने के लिए अपने कमरे में लौट आया। जब बच्चा सो गया तो दंपति ने स्नान किया और बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह नाश्ते के बाद किंतियान ने दूतियानतियान को निर्देश दिए और फिर झांग होंगलेई के साथ घर छोड़ दिया। सुबह 9:30 बजे किंतियान और झांग होंगलेई हुआंग ज़ोंगकियांग के घर मकान मालिक के निवास पर पहुंचे। हुआंग परिवार का घर एक बहुत ही शानदार यूरोपीय शैली का विला था, जिसमें एक बड़ा पदचिह्न और विला परिसर के भीतर सुंदर दृश्य थे। जब किंतियान झांग होंगलेई के साथ हुआंग परिवार के घर गए तो बटलर ने पहले उनका स्वागत किया। एक नौकर से चाय लाने के बाद बटलर हुआंग ज़ोंगकियांग को आमंत्रित करने गया। किंतियान ने चारों ओर देखते हुए अपनी चाय पी। कुछ नज़रें घुमाने के बाद किंतियान ने अपनी नज़रें हटा लीं और पास ही लगे स्टैंडिंग एयर कंडीशनर पर पड़ गईं। हुआंग परिवार का लिविंग रूम बहुत ठंडा था, जाहिर है क्योंकि एयर कंडीशनर चालू था। किंतियान को उम्मीद नहीं थी कि जिंग सिटी में तियानशिंग स्टैंडिंग एयर कंडीशनर पहले से ही बिक रहे हैं। कुछ मिनट बाद हुआंग ज़ोंगकियांग धीरे से दूसरी मंजिल से नीचे उतरा। हा, बूढ़े झांग, तुमने कहा था कि कोई मेरी इमारत खरीदना चाहता है। क्या तुम उसे लाए हो? हुआंग ज़ोंगकियांग पास आया और झांग होंगलेई पर जोर से हंसा। किंतियान को देखते ही उसकी आंखों में उलझन झलक उठी। महाप्रबंधक हुआंग, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह मेरा बेटा किंतियान है और यही आपकी इमारत खरीदना चाहता है। झांग होंगलेई जल्दी से उठे और दोनों का परिचय कराया। किंतियान, मैं महाप्रबंधक हुआंग हूँ। किंतियान ने हुआंग ज़ोंगकियांग को देखा। हुआंग ज़ोंगकियांग 40 साल से ज़्यादा उम्र के लग रहे थे। उनके बाल पतले हो रहे थे, आंखों के आसपास महीन रेखाएं थीं और उन्होंने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। उनका कद औसत था, पेट थोड़ा सा निकला हुआ था, ऊपर गहरे हरे रंग की कमीज और नीचे काले रंग का सूट पैंट पहने हुए थे। यह देखकर कि सामने वाला भी उन्हें देख रहा है, किंतियान ने सक्रियता से अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए हुआंग ज़ोंगकियांग का अभिवादन किया। नमस्ते महाप्रबंधक हुआंग, मैं किंतियान हूँ। इस बार मेरे आने का मुख्य उद्देश्य आपके द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों की विस्तृत जानकारी और कीमतों के बारे में पूछताछ करना है। हुआंग ज़ोंगकियांग ने किंतियान को देखा, बस यही महसूस किया कि यह युवक बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कि कोई इमारत खरीद सके। लेकिन वह व्यापार जगत का एक बूढ़ा लोमड़ी था, वह किताब को उसके कवर से आंकने की गलती कैसे कर सकता था। वह हंसा और किंतियान से हाथ मिलाया और किंतियान और झांग होंगलेई को सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। अनुबंध समाप्त होने से पहले ही आपके साथ लीज समझौता समाप्त करना वास्तव में मेरी गलती है। हुआंग ज़ोंगकियांग ने खुद की आलोचना शुरू की। अगर मेरे निवेश से हुए नुकसान के कारण कंपनी की पूंजी श्रृंखला में दरार न पड़ी होती तो मुझे कुछ संपत्तियां बेचने की इतनी जल्दी नहीं होती। उसने पहले कहा कि वह जानबूझकर झांग होंगलेई के साथ लीज समाप्त नहीं कर रहा था, फिर आगे बोला, इस समय मेरे पास बिक्री के लिए 3 संपत्तियां तैयार हैं, जिनमें यूचेन होटल की इमारत भी शामिल है जिसे आपका परिवार वर्तमान में लीज पर ले रहा है। ये सुनकर किंतियान और झांग होंगलेई ने एक दूसरे को देखा और फिर झांग होंगलेई खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, तो महाप्रबंधक हुआंग, आप इस इमारत को किस कीमत पर बेचने की योजना बना रहे हैं? मुझे अभी कारोबार के लिए तुरंत धन की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके साथ ज़्यादा बात नहीं करूंगा। हुआंग ज़ोंगकियांग की नज़र उन दोनों पर पड़ी और उसने अपनी उंगली उठाकर एक संख्या दिखाई। उस इमारत की कीमत कम से कम 800,000 होगी। 800,000 युआन। किंतियान के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा। आखिरकार उसके परिवार के फुयुआन में इतने बड़े ज़मीनी क्षेत्र के साथ निर्माण और सजावट में केवल 1 मिलियन युआन से थोड़ा ज़्यादा की लागत आई थी। यूचेन होटल द्वारा लीज पर ली गई इमारत फुयुआन जितनी ज़मीनी क्षेत्र के लिहाज से उतनी बड़ी नहीं थी।
क्योंकि यह शहर के केंद्र में और एक चहल पहल वाले इलाके में स्थित थी, जिसमें कई मंजिलें और कमरे थे, इसलिए इसकी कीमत कुछ ज़्यादा थी। लेकिन किन तियान के लिए, चाहे वह इस इमारत को खरीदने के लिए 800,000 खर्च करे या 1 मिलियन, उसे भविष्य में भारी मुनाफा होगा। आखिरकार कुछ ही सालों में अचल संपत्ति की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। हुआंग ज़ोंगकियांग की बातें सुनकर झांग होंगलेई ने अपने होंठ खोले और अनायास ही किन तियान की ओर देखने लगा। 8 लाख निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जो झांग होंगलेई उस समय वहन नहीं कर सकता था। आखिरकार होटल चलाने के कुछ सालों में उसने मेहनत की थी और पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन किराया, मजदूरी, मरम्मत और अपने खर्चों को घटाने के बाद उसने केवल 2 लाख युआन से भी कम की बचत की थी। 2 लाख युआन किसी छोटे से कस्बे में बहुत अमीर लग सकते हैं, लेकिन शहर में इसका कोई मतलब नहीं था। शहर में अनगिनत करोड़पति थे, वह उनके सामने कुछ भी नहीं था। किन तियान ने झांग होंगलेई की नज़रों को महसूस किया, उसे हल्की सी मुस्कान दी और फिर हुआंग ज़ोंगकियांग की ओर देखा। श्रीमान हुआंग, आपकी बाकी संपत्तियों का क्या? कृपया मुझे उनके बारे में भी विस्तार से बताएं। उसने अपना रुख बताने की जल्दी नहीं की, बल्कि उसने पूछताछ करने के लिए अपना मुंह खोला। हुआंग ज़ोंगकियांग थोड़ा स्तब्ध और उलझन में था। क्या हो सकता है कि उसके सामने खड़ा ये युवक ये सारी संपत्तियां खरीदना चाहता हो? क्या उसके पास इसके लिए आर्थिक क्षमता थी? हालांकि वह उलझन में था, हुआंग ज़ोंगकियांग ने इसे जाहिर नहीं किया। बस थोड़ी बातचीत हुई। क्या होगा अगर सामने वाले के पास वाकई क्षमता हो? हुआंग ज़ोंगकियांग की इस स्तर तक विकसित होने की क्षमता दूसरों को कभी कमतर न आंकने की उसकी आदत से भी जुड़ी थी। उसने किन तियान को बाकी संपत्तियों का विवरण बताना शुरू किया। बात खत्म करने के बाद उसने अपनी मांगी हुई कीमतें भी बता दीं। 3 संपत्तियां थीं, 2 ऊंची इमारतें और एक औद्योगिक पार्क में एक नवनिर्मित कारखाना जो अभी अभी बनकर तैयार हुआ था और फिलहाल उसमें कोई निर्माता नहीं है। विस्तृत जानकारी मिलने के बाद किन तियान बहुत आकर्षित हुआ। अगर वह ये कारखाना खरीद लेता तो वह सीधे जिंग शहर में येरेन डेली केमिकल की एक शाखा खोल सकता था। किन तियान को गहरी सोच में डूबा देखकर हुआंग ज़ोंगकियांग के मन में उत्सुकता का भाव आया। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति था और उसका अनुमान था कि ये संपत्तियां भविष्य में उसे बहुत पैसा कमा सकती हैं। लेकिन उस पर अभी भी बैंक का कर्ज बकाया था और उसकी कंपनी की आंतरिक पूंजी श्रृंखला में भारी कमी थी। इसलिए अगर वह इन संपत्तियों को नहीं बेचता तो वह सचमुच गुजारा नहीं कर पाता। एक जीवित व्यक्ति को मूत्र की कमी से मरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा हुआंग ज़ोंगकियांग को लगा कि जिस विकास दिशा पर वह वर्तमान में शोध कर रहा था, वह भविष्य में और भी अधिक लाभदायक हो सकती है। किन तियान ने एक पल सोचा, फिर कहा, श्री हुआंग का विवरण सुनकर ये सभी संपत्तियां अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे इन्हें खरीदने का फैसला करने से पहले इन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। उसकी बातें सुनकर हुआंग ज़ोंगकियांग का दिल खुश हो गया और उसने झट से कहा, हाँ, आज मैं फ्री हूँ। अगर आपके पास भी समय हो तो मैं आपके साथ ये संपत्तियां देखने चलूंगा। ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। किन तियान ने झांग होंगलेई की तरफ देखा, उसकी आंखों में उत्सुकता देखी और फिर हुआंग ज़ोंगकियांग से कहा, प्लीज़। हुआंग ज़ोंगकियांग की सभी संपत्तियां जिंग सिटी के शहरी इलाके में थीं, इसलिए सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था। किन तियान और झांग होंगलेई उसके पीछे पीछे बाकी 2 संपत्तियां देखने गए। एक आवासीय इमारत थी जो ठीक जिंग सिटी विश्वविद्यालय क्षेत्र में स्थित थी। ये भी एक नवनिर्मित इमारत थी, 7 मंजिला, हाल ही में पुनर्निर्मित और वर्तमान में पट्टे पर है। दूसरी संपत्ति जिंग सिटी के बाहरी इलाके में एक औद्योगिक पार्क में थी। यह एक 5 मंजिला फैक्ट्री इमारत थी जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। इन दोनों संपत्तियों को देखने के बाद किन तियान को उनके मूल्य का ज़्यादा वस्तुपरक अंदाजा हो गया। वापसी के रास्ते में किन तियान ने हुआंग ज़ोंगकियांग से कहा, श्री हुआंग, मैं इन तीनों संपत्तियों को खरीदने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि मैं अधिकतम 4.6 मिलियन युआन की ही कीमत दे सकता हूँ। किन तियान की बातें सुनकर हुआंग ज़ोंगकियांग का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने जवाब देने की जल्दी नहीं की। उसने किन तियान को तीनों संपत्तियों की जो कीमत बताई थी वह 4.8 मिलियन युआन थी। किन तियान द्वारा सीधे 200,000 युआन की कीमत कम करना कोई बहुत ज़्यादा बातचीत में अचानक नहीं था। आखिरकार व्यापार सौदेबाजी के बारे में ही तो होता है। थोड़ा रुकने के बाद हुआंग ज़ोंगकियांग ने कहा, संपत्तियों की कीमत पर हम अभी और बात कर सकते हैं, लेकिन एक बात मुझे आपको पहले ही स्पष्ट कर देनी है। कृपया बोलें, श्री हुआंग। किन तियान ने उसकी ओर देखा। हुआंग ज़ोंगकियांग ने किन तियान की आंखों में देखा और कहा, मुझे संपत्ति हस्तांतरण की तारीख पर नकद भुगतान चाहिए, जिसमें पूरा भुगतान एकमुश्त हो। कोई क्रेडिट या किश्तों में भुगतान नहीं। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इन विकल्पों पर विचार नहीं कर सकता था। उसकी बातें सुनकर किन तियान थोड़ा मुस्कुराया। ये निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है श्री हुआंग, निश्चिंत रहें, मेरे पैसों की कोई समस्या नहीं है। उसकी बातें सुनकर हुआंग ज़ोंगकियांग ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि इस बार उसकी मेहनत बेकार नहीं गई।
कम से कम उसके सामने खड़ा ये युवक सचमुच आर्थिक रूप से सक्षम तो है। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, चूंकि श्री किन आप ईमानदार हैं तो मैं भी एक कदम मान लेता हूँ। तीनों संपत्तियों के लिए कुल 4.75 मिलियन युआन। ये कीमत आपको कैसी लग रही है? 4.7 मिलियन युआन। किन तियान ने भी एक कदम मान लिया। किन तियान की राय में भले ही ये संपत्तियां 6 मिलियन युआन में खरीदी गई हों, फिर भी भविष्य में उनकी कीमत 10 गुना से अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई सौदा हो ही रहा था तो क्यों न कर लिया जाए। कुछ हजार कम होने पर भी कुछ हजार कम ही होते। अच्छा सौदा। हुआंग ज़ोंगकियांग मुस्कुराया और किन तियान की ओर हाथ बढ़ाया। श्री किन वाकई एक सीधे सादे इंसान हैं। आप भी, श्री हुआंग। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। आगे की सीट पर बैठे झांग होंगलेई ने किन तियान और हुआंग ज़ोंगकियांग को 3 संपत्तियां खरीदने की तैयारी और चर्चा करते सुना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। हुआंग परिवार के पास लौटकर हुआंग ज़ोंगकियांग ने किसी से संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध का मसौदा तैयार करवाया। बाद में वे हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक साथ बैंक गए और फिर हस्तांतरण की जानकारी दर्ज कराने के लिए रियल एस्टेट ब्यूरो गए। जब तक सभी लोग रियल एस्टेट ब्यूरो से बाहर निकले तब तक करोड़ों की कीमत वाली तीनों संपत्तियां किन तियान के नाम पर हो चुकी थीं। हुआंग ज़ोंगकियांग और किन तियान ठीक थे, लेकिन चलते समय झांग होंगलेई को चक्कर आ रहा था। हुआंग ज़ोंगकियांग ने समय देखा और किन तियान और झांग होंगलेई को खाने पर आमंत्रित करने का सुझाव दिया। झांग होंगलेई की राय जानने के बाद किन तियान ने मना नहीं किया। अंततः हुआंग ज़ोंगकियांग झांग होंगलेई को जिंग सिटी के एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट में ले गया। किन तियान ने रेस्टोरेंट के फ़ोन से झांग परिवार को फ़ोन किया और वांग यानजू और तियान तियान को बताया कि वह और झांग होंगलेई एक व्यावसायिक लंच पर जा रहे हैं। जब वह बाहर होता था तो वह हमेशा तियान तियान को अपने कार्यक्रम के बारे में बता देता था ताकि उसे चिंता न हो। यह एक आदत बन गई थी। फ़ोन रखने के बाद किन तियान निजी कमरे में लौटी और हुआंग ज़ोंगकियांग को झांग होंगलेई से बातें करते देखा। किन तियान को वापस आते देख बातचीत का रुख उस पर आ गया। हुआंग ज़ोंगकियांग को झांग होंगलेई से यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किन तियान कई कंपनियों का एक प्रमुख बॉस था। तभी उसे समझ आया कि किन तियान बिना किसी हिचकिचाहट के कई मिलियन युआन संपत्तियों पर कैसे खर्च कर सकता है। किन तियान की क्षमताओं को समझने के बाद हुआंग ज़ोंगकियांग का दिल धड़क उठा और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। जिस उद्योग में वह वर्तमान में निवेश कर रहा था उसे अनुसंधान के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी। अगर वह किन तियान को एक साथ निवेश करने के लिए राजी कर लेता तो क्या धन की समस्या हल नहीं हो जाती। इसलिए रात के खाने के दौरान हुआंग ज़ोंगकियांग ने जानबूझकर उस उद्योग का जिक्र किया जिसमें वह वर्तमान में निवेश कर रहे थे। श्री किन, क्या आपने कंप्यूटर अनुप्रयोग तकनीक और मोबाइल संचार तकनीक के बारे में सुना है? हुआंग ज़ोंगकियांग की बातें सुनकर किन तियान थोड़ा अचंभित रह गए। हुआंग ज़ोंगकियांग अचानक इन 2 तकनीकों का जिक्र क्यों कर रहे थे जो भविष्य के विज्ञान और तकनीक में सबसे आगे होंगी। उन्होंने न केवल इनके बारे में सुना और अपनी आंखों से देखा था, बल्कि उनके मन में इन तकनीकों के अनुप्रयोग की विस्तृत जानकारी भी थी। मुझे थोड़ा बहुत पता है। श्री हुआंग अचानक इनका जिक्र क्यों कर रहे थे? किन तियान जानते थे कि वर्तमान में चीन की कंप्यूटर अनुप्रयोग और मोबाइल संचार तकनीकें अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं और विदेशों की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई हैं। वर्तमान में विदेशी कंप्यूटर अनुप्रयोग तकनीक और मोबाइल संचार तकनीक धीरे धीरे परिपक्व हो रही हैं। मैं चीन में भी इन दोनों तकनीकों का विकास और अनुसंधान करना चाहता हूं। हुआंग ज़ोंगकियांग ने सीधे कहा, मुझे लगता है कि ये दोनों उद्योग भविष्य में जरूर चमकेंगे। किन तियान मन ही मन अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा, इस हुआंग ज़ोंगकियांग के पास वाकई एक दूरदर्शी सोच है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। किन तियान ने अपनी राय व्यक्त की। बाद की पीढ़ियों में 3 प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने खूब धन कमाया और इंटरनेट उद्योग तथा कंप्यूटर तकनीक का उपयोग जीवन के हर पहलू में हुआ। मोबाइल फ़ोन का विकास भी कई चरणों से गुजरा। इसने मानव जीवन में बड़े बदलाव लाए। ये स्वाभाविक रूप से एक लाभदायक उद्योग था। ऐसा नहीं था कि किन तियान ने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, उसे बस लगा कि अभी समय नहीं आया है। अब हुआंग ज़ोंगकियांग को ये बात कहते हुए सुनकर उसकी दिलचस्पी कुछ बढ़ी। हुआंग ज़ोंगकियांग का उसे ये बातें बताने का क्या उद्देश्य था? किन तियान को अपने विचार से सहमत देखकर हुआंग ज़ोंगकियांग की आंखें चमक उठीं। सच कहूं तो मैंने विदेश से पेशेवर तकनीकी प्रतिभाओं के एक समूह को भर्ती करने में बहुत पैसा खर्च किया है और वे वर्तमान में इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। यही कारण है कि इतने बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इनमें रुचि रखते हैं, श्री किन? क्या आप इसमें एक हिस्सा निवेश करना चाहेंगे? जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, किन तियान के जवाब देने से पहले उनके बगल में बैठे झांग होंगलेई पहले तो चिंतित हो गए। आखिरकार वह जानते थे कि हुआंग ज़ोंगकियांग के पिछले निवेश घाटे इसी क्षेत्र में थे। उन्होंने मेज़ के नीचे किन तियान की आस्तीन को धीरे से खींचा।
किंतियान ने उनकी हल्की सी हलचल महसूस की और झांग होंगलेई की ओर देखा। उन्हें धीरे से अपना सिर हिलाते हुए देखकर किंतियान अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने झांग होंगलेई को एक नज़र देखा, उसे निश्चिंत रहने का इशारा किया, फिर हुआंग ज़ोंगकियांग की ओर देखा। श्रीमान हुआंग, आपका शोध अभी किस चरण में है? किंतियान के स्वर को सुनकर ऐसा लगा जैसे वह विस्तार से समझना चाहता था। हुआंग ज़ोंगकियांग का उत्साह थोड़ा बढ़ा और उसने जल्दी से किंतियान को वर्तमान शोध की दिशा और परिणाम बता दिए। उसके बगल में खड़ा झांग होंगलेई पूरी तरह से भ्रमित था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हुआंग ज़ोंगकियांग किंतियान से जिन तकनीकों के बारे में बात कर रहा था वे असल में क्या थीं। हालांकि किंतियान पूरी तरह से समझ गया था। हुआंग ज़ोंगकियांग के अधीनस्थों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे शोध का उद्देश्य प्रमुख विदेशी कंपनियों द्वारा जारी किए गए तकनीकी रहस्यों को सुलझाना था। हुआंग ज़ोंगकियांग के अनुसार बहुत जल्द ही उनका शोध संस्थान प्रमुख तकनीकों पर शोध और प्रयोग शुरू कर देगा। उनके श्रमसाध्य गहन शोध और भारी निवेश के बारे में सुनकर किंतियान उनके लिए शोक व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर हुआंग ज़ोंगकियांग को पता होता कि उनके यूजियान बुक स्टोर में कंप्यूटर एप्लीकेशन तकनीक और मोबाइल संचार तकनीक मौजूदा तकनीक से दशकों ज़्यादा उन्नत है तो शायद वह दंग रह जाते। बेशक किंतियान ये राज किसी को नहीं बताते। वह उस दौर के विकास में दखल नहीं देते थे, लेकिन उसे बढ़ावा दे सकते थे। इसलिए अभी कुछ उद्योगों में कदम रखना जल्दबाजी नहीं थी। काफ़ी सोच विचार के बाद किंतियान ने हुआंग ज़ोंगकियांग की ओर सिर हिलाया और कहा, मुझे इस क्षेत्र में वाकई बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मिस्टर हुआंग, आपको कोई ठोस जवाब देने से पहले मुझे इस पर ध्यान से विचार करना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं, मिस्टर किन सोच विचार कर सकते हैं, हुआंग ज़ोंगकियांग ने मुस्कुराते हुए कहा और किंतियान के लिए वाइन ग्लास उठाकर उन्हें बधाई दी। खाने के बाद रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर सभी अलग अलग हो गए। वापस आते हुए झांग होंगलेई का चेहरा उलझन से भरा हुआ था। किंतियान, अच्छा हुआ कि तुम उसकी बात से सहमत नहीं हुई। तुम्हें पता नहीं, मिस्टर हुआंग ने पहले भी इसी तरह के धंधे में पैसा लगाया था, इसलिए उन्हें नुकसान हुआ। किंतियान ने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। मुझे पता है, लेकिन यह उद्योग एक बार विकसित हो जाए तो भी अविश्वसनीय रहेगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे हो सकता है? झांग होंगलेई की आंखें हैरानी से भर गईं। किंतियान का लहजा इतना निश्चित क्यों था? क्योंकि विज्ञान और तकनीक ही प्राथमिक उत्पादक शक्तियां हैं। किंतियान ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। झांग होंगलेई को ये बातें समझ नहीं आईं और उन्हें ज्यादा बताने से उनकी उलझन और बढ़ जाती। जब तक दोनों कार से घर लौटे दोपहर के 2 बज चुके थे। झांग होंगलेई घर पर शांत नहीं बैठ सके और होटल में काम करने चले गए। अब जबकि किंतियान ने वह इमारत खरीद ली थी, उसे कोई चिंता नहीं थी और वह अपने होटल व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। जब किंतियान दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में लौटा तो दूतियानतियान और नन्हे केरान अभी अभी अपनी झपकी से जागे थे। पूरी सुबह अपनी पत्नी और बेटी को न देख पाने के कारण किंतियान को उनकी बहुत याद आ रही थी। एक को गले लगाते हुए, दूसरी को चूमते हुए परिवार ने साथ मिलकर एक सुकून भरा समय बिताया। अपनी पत्नी और बेटी के साथ कुछ देर खेलने के बाद किंतियान ने गंभीर मामलों पर ध्यान देना शुरू किया। दरअसल आज दोपहर के भोजन के समय हुआंग ज़ोंगकियांग के प्रस्ताव ने किंतियान को बहुत लुभाया था। वह कंप्यूटर तकनीक और इंटरनेट संचार तकनीक उद्योगों में प्रवेश करने के लिए दृढ़ था। उसके पास तकनीक तो थी, लेकिन किंतियान को हमेशा से ही परेशानी पसंद नहीं थी। एक टीम को शुरू से बनाने में बहुत समय लगता, इसलिए हुआंग ज़ोंगकियांग का प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान अभी भी किंतियान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर वह हुआंग ज़ोंगकियांग के साथ सहयोग कर पाता तो वह बहुत मेहनत बचा सकता था। हालांकि अगर वे सहयोग करते तो उसे बहुमत का हिस्सा लेना पड़ता। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद किंतियान ने कागज़ और कलम निकाली और कागज़ पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। 2 घंटे से ज़्यादा मेज़ पर बैठकर लिखने के बाद किंतियान ने आखिरकार लिखना बंद कर दिया। उसने राहत की लंबी सांस ली, अपनी नोटबुक रख दी और अंगड़ाई लेने के लिए खड़ा हो गया। दूतियानतियान और केरान अब कमरे में नहीं थे, वे शायद नीचे चले गए होंगे। किंतियान उठकर नीचे चला गया, जहां उसने देखा कि दूतियानतियान केरान को पकड़े हुए वांग यांजू के साथ बैठक में बातें कर रहा था। उनका अभिवादन करने के बाद किंतियान फ़ोन करने चला गया। वह हुआंग ज़ोंगकियांग के साथ एक और मुलाकात तय करना चाहता था ताकि अच्छी बातचीत हो सके। हुआंग ज़ोंगकियांग स्वाभाविक रूप से इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता था। वह किंतियान को साथ मिलकर निवेश करने के लिए राजी करना चाहता था। दोनों कल दोपहर मिलने के लिए राजी हो गए। फ़ोन रखने के बाद किंतियान सोफे पर गया और दूतियानतियान के साथ वांग यांजू से बातें करने लगा। वे जिंग सिटी में ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, इसलिए किंतियान को अपने परिवार के साथ बिताया गया समय बहुत पसंद आया। अगली दोपहर किंतियान और हुआंग ज़ोंगकियांग उस शोध संस्थान में साथ गए जिसमें उन्होंने निवेश किया था। संस्थान में चल रहे प्रायोगिक शोध को देखने के बाद दोनों लाउंज में लौट आए।
सहायक उनके लिए चाय लेकर आया। कैसा रहा? श्री किन ने अब हमारे शोध संस्थान की ताकत को व्यक्तिगत रूप से देख लिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हम पर निवेश करने को तैयार हैं? हुआंग ज़ोंगकियांग ने हंसते हुए पूछा। किन तियान भी मुस्कुराया। उसने अपने ब्रीफकेस से एक नोटबुक निकाली और हुआंग ज़ोंगकियांग को दे दी। श्री हुआंग, कृपया अनुसंधान संस्थान से अपने सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाएं। पहले उन्हें इस पर एक नज़र डालने दें और फिर हम सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। किन तियान की बातें सुनकर हुआंग ज़ोंगकियांग के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। उसने किन तियान द्वारा दी गई नोटबुक ली और कुछ नज़रें डालने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। जाओ, टीम लीडर फैंग को बुलाओ। उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े अपने सहायक को आवाज़ दी। ठीक है मिस्टर हुआंग, ज़रा रुको। सहायक ने जवाब दिया और तेज़ी से चला गया। हुआंग ज़ोंगकियांग ने अपने सामने रखी नोटबुक देखी और किन तियान से पूछा, मिस्टर किन ने ये सब कहाँ से इकट्ठा किया? मेरे पास स्वाभाविक रूप से मेरे चैनल हैं। किन तियान रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और ज़्यादा कुछ नहीं बोला। हुआंग ज़ोंगकियांग ने उसे 2 बार गहराई से देखा और फिर जोर नहीं दिया। कुछ ही देर बाद सहायक लगभग 40 साल के एक आदमी को कमरे में ले गया। किन तियान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, ये देखकर कि वह आदमी सौम्य और सुसंस्कृत था। उसने काले फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति वाकई किसी तकनीकी पेशेवर जैसा व्यवहार कर रहा होगा। मिस्टर हुआंग, आपने मुझे बुलाया था। फैंग लियांग ने अपना चश्मा ठीक किया और पूछा। हाँ आइए फैंग लियांग, मैं आपका परिचय कराता हूँ। मैं मिस्टर किन तियान हूँ। हुआंग ज़ोंगकियांग ने दोनों का परिचय देने के बाद अपने हाथ में पकड़ी नोटबुक फैंग लियांग को देते हुए कहा, इसे ध्यान से देखिए। ठीक है। फैंग लियांग एक कुर्सी पर बैठ गए और नोटबुक पढ़ने लगे। नोटबुक में जाहिर है वह तकनीकी विवरण था जो किन तियान ने अपने दिमाग से कॉपी किया था। ये दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से भी ज़्यादा उन्नत था। फैंग लियांग ने अपना सिर नीचे किया और ध्यान से नोटबुक पढ़ी, कभी भौहें चढ़ाते, कभी एहसास करते और कभी उत्साहित होते। किन तियान के नोट्स पढ़ने के बाद उनकी आंखें किन तियान को देखते हुए मानो चमक रही थीं। मिस्टर किन, इस नोट में जो लिखा है क्या वह सच है? क्या आपने वाकई उन तकनीकों में महारत हासिल कर ली है? फैंग लियांग ने विनम्रता से पुष्टि के लिए किन तियान से पूछा। वास्तव में मैं इन तकनीकों में पहले ही निपुण हो चुका हूँ। किन तियान मंद मंद मुस्कुराया और बोला, सच कहूँ तो मैंने लंबे समय से इस दिशा में कदम बढ़ाने की योजना बनाई थी। किन तियान की बातें सुनकर हुआंग ज़ोंगकियांग और फॉन्ग लियांग दोनों खुशी से झूम उठे। तो मिस्टर किन, क्या आप हमारे साथ सहयोग करना चाहेंगे? हुआंग ज़ोंगकियांग की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। किन तियान मुस्कुराया, बेशक मेरा आपके साथ सहयोग करने का इरादा है, अन्यथा मैं आज यहाँ नहीं होता। हालांकि किन तियान के शुरुआती शब्द सुनकर हुआंग ज़ोंगकियांग की आंखें चमक उठीं, लेकिन जब उसने किन तियान के बाद के शब्द सुने तो वह समझ गया कि किन तियान शायद अपनी शर्तें बताने वाला है। किन तियान ने बिना कोई घुमा फिराए सीधे कहा, आपके साथ सहयोग करना ठीक है, लेकिन मैं 80% शेयर रखना चाहता हूँ। उसके शब्द निकलते ही कमरे में मौजूद हर कोई अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। 80% शेयर? क्या किन तियान पागल था या वे मतिभ्रम कर रहे थे? ये कैसे संभव हो सकता है? हुआंग ज़ोंगकियांग भी बेहद हैरान था। उसने किन तियान की ओर देखा, जो जीत के प्रति आश्वस्त होकर सोफे पर शांति से बैठा था और चुपचाप अपने मुंह से निकलने वाले अपशब्दों को निगल गया। हालांकि उसके हाव भाव अभी भी बहुत अच्छे नहीं थे। क्या मिस्टर किन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? उसने ठंडी खींच के साथ कहा। उसके स्वर में असंतोष का संकेत था। उसने इस शोध संस्थान की स्थापना में भारी खर्च किया था, इतने सारे विदेशी छात्रों और तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित किया था और कई सटीक उपकरण खरीदे थे। उसने बड़ी मात्रा में पूंजी, प्रयास और ऊर्जा का निवेश किया था और अब किन तियान केवल एक ही अवसर पर 80% शेयर चाहता था। यह मेजबान की स्थिति को हड़पने की कोशिश थी। बिल्कुल नहीं। किन तियान मुस्कुराया और आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया। मुझे बस उस तकनीक पर भरोसा है जिसमें मैंने महारत हासिल की है। बेशक अगर श्री हुआंग मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हैं तो यह वास्तव में मेरी बहुत मेहनत बचा सकता है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं खुद लोगों की भर्ती करूंगा और एक नया शोध संस्थान स्थापित करूंगा जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार इस दुनिया में जब तक मेरे पास पैसा और तकनीक है कुछ भी हासिल किया जा सकता है। किन तियान की बातें सुनकर हुआंग ज़ोंगकियांग को बहुत दुविधा हुई। तो उसकी नज़र में वह बेकार था। हालांकि अगर उसने ध्यान से सोचा तो पैसे और तकनीक के साथ किन तियान वास्तव में अजेय स्थिति में था। हुआंग ज़ोंगकियांग के लगातार बदलते चेहरे को देखते हुए किन तियान ने बोलना जारी रखा, श्री हुआंग इस उद्योग की भविष्य की क्षमता को अच्छी तरह समझते हैं। केवल 20% शेयरों के साथ भी मुझे विश्वास है कि यह भविष्य में आपको एक बड़ा सरप्राइज देगा। इतना कहने के बाद किन तियान और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था।
अगर हुआंग ज़ोंगकियांग ने सहयोग स्वीकार नहीं किया तो किंतियान इस सहयोग को छोड़कर अपनी टीम बनाने के लिए समय निकालेंगे। किंतियान को अपने चाय के प्याले से चाय पीते देख हुआंग ज़ोंगकियांग के मन में कई विचार कौंधने लगे। वह किंतियान के साथ सहयोग करने के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहा था। अंततः उसने पाया कि किंतियान के साथ सहयोग करने में नुकसान से ज़्यादा फायदे थे। कम शेयरधारिता के अलावा उसे कोई और जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। आखिरकार किंतियान के पास पैसा और तकनीक दोनों थे। ध्यान से विचार करने के बाद हुआंग ज़ोंगकियांग अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। श्रीमान किन, हालांकि युवा हैं लेकिन उनमें असाधारण बुद्धि है। मैं सचमुच आपकी प्रशंसा करता हूँ। किंतियान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और हुआंग ज़ोंगकियांग की ओर देखा। तो मिस्टर हुआंग, आप सहमत हैं या नहीं? मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ। हुआंग ज़ोंगकियांग ने मन बना लिया था। उसने गहरी सांस ली। हालांकि मैं एक व्यापारी हूँ लेकिन अपनी घरेलू तकनीक को दूसरे देशों से पिछड़ता देखकर मुझे बहुत बेचैनी होती है। मुझे हमेशा से उम्मीद रही है कि हमारी रिसर्च लैब विदेशों से भी ज़्यादा शक्तिशाली और उन्नत तकनीक विकसित कर सके, ताकि हमारा देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके। अब जबकि मिस्टर किन, आपके पास ज़्यादा उन्नत तकनीक है, मैं स्वाभाविक रूप से आपके साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। हुआंग ज़ोंगकियांग की बातें सुनकर किंतियान ने उसे एक नए नज़रिए से देखा। ये हुआंग ज़ोंगकियांग वाकई एक देशभक्त व्यापारी था। उसने सिर हिलाया और कहा, मेरे विचार मिस्टर हुआंग जैसे ही हैं। विज्ञान और तकनीक से देश मजबूत हो रहा है। भविष्य में हमारा हुआक्सिया पूरी दुनिया में ज़रूर चमकेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में जलती हुई महत्वाकांक्षा देखी। हा, अच्छा, दोनों एक साथ हंस पड़े। सहयोग तय होने के बाद हुआंग ज़ोंगकियांग ने अपने सचिव से अनुबंध का मसौदा तैयार करने को कहा। किंतियान ने अनुबंध की समीक्षा की और कोई समस्या न मिलने पर उन्होंने उस पर हस्ताक्षर और मुहर लगा दी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआंग ज़ोंगकियांग और किंतियान ने चर्चा की और नई कंपनी का नामकरण किया, तियानहुआ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। वर्तमान में इसकी 3 प्रमुख दिशाएं हैं: कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी और इंटरनेट अनुसंधान और निर्माण का अनुप्रयोग और अनुसंधान विकास। दोनों ने भविष्य के विकास की विस्तृत योजनाएं बनाते हुए लंबे समय तक विस्तार से चर्चा की। किंतियान ने हुआंग ज़ोंगकियांग को यह भी बताया कि तकनीकी सहायता प्रदान करने के अलावा वह आगे के अनुसंधान और विकास के लिए 5 मिलियन युआन का अतिरिक्त निवेश भी करेंगे। जैसे ही हुआंग ज़ोंगकियांग ने किंतियान के शब्द सुने, उसका चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से खिल उठा। बहुत बढ़िया, इस बार उसे अप्रत्याशित रूप से एक धनी दाता मिल गया था। वह तियानहुआ टेक्नोलॉजी के भविष्य के विकास के लिए कुछ हद तक उत्सुक था। आधिकारिक मामलों के निपटारे के बाद हुआंग ज़ोंगकियांग ने किंतियान को जिंग सिटी के एक प्रसिद्ध हाई एंड क्लब, रेड ब्यूटी क्लब में रात के खाने पर आमंत्रित किया। ये जिंग सिटी के शहरी इलाके में एक हाई एंड क्लब था, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे जिंग सिटी के एक धनी दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी ने खोला है। ये किसी डांस हॉल से भी ज़्यादा आलीशान और भव्य था, जहां सिर्फ पंजीकृत वीआईपी सदस्य ही आते थे। कम पैसे वाले और इसे अनुभव करना चाहने वाले लोगों को आमतौर पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। हुआंग ज़ोंगकियांग स्वाभाविक रूप से यहाँ एक वीआईपी सदस्य थे, इसलिए वे किसी भी समय एक निजी कमरा बुक कर सकते थे और किंतियान को अंदर खाने और मौज मस्ती करने के लिए आमंत्रित कर सकते थे।